कैसे हो बेटा? अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था बेटा, हम उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात कर रहे थे। तो अपने लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या किया था, एक तो हमने जैसे प्लांक क्वांटम थ्योरी डिस्कस की थी, उसके बाद अपन ने क्या किया था बेटा, एटॉमिक मॉडल स्टार्ट किए थे। एटम के बारे में कौन कौन से मॉडल दिए गए थे, ओके। उसमें जैसे सबसे फर्स्ट मॉडल अपन ने पढ़ा था बेटा थॉमसन मॉडल, फिर अपने डिस्कस किया था रदरफोर्ड मॉडल, और जो अपना थर्ड जो सेकंड मॉडल रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस किया था, थर्ड मॉडल पे अपन आए थे बेटा बोर मॉडल पे, ओके। बोर मॉडल के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वो अपने डिस्कस किए भी थे। तो बोर मॉडल को थोड़ा सा अगर मैं समराइज करवाऊं बेटा, तो क्या कहा था बोर ने, जैसे रदरफोर्ड ने तो क्या कहा था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्विंग करते हैं, क्लियर, इतना ही कहा था। लेकिन बोर ने क्या कहा था, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में वर्ताकार पथों में गति करते हैं, चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्विंग करते हैं, क्लियर, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, कूलॉम फोर्स होता है, वो क्या इलेक्ट्रॉन पर बाहर की डायरेक्शन में क्या लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होता है। दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिवॉल्विंग करता रहता है, क्लियर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मैंने कई सारे एग्जांपल्स आपको लेके बताए थे बच्चों। आपको मैंने बस में बिठाया था, फिर फार्मूला रेसिंग कार में बिठाया था, फिर आपको झूले पे भी झुलाया था, बाहर लटका दिया था, याद है ना, क्लियर। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बताए थे बेटा समझने के लिए, क्लियर। फिर उन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग करता है, तो इजीली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल और आकर्षण बल दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो आसानी से रिवॉल्विंग कर लेता है। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट क्या दिया था, mv²/r, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, अपकेंद्रीय बल होता है, इसको क्या कहा था, mv²/r के इक्वल। और जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, कूलॉम फोर्स होता है, वो क्या होता है, kq1q2/r², क्लियर। इसको अपने z की टर्म में क्या लिखा था, kze²/r², क्लियर। तो फाइनली क्या कहा था, mv²/r kze²/r², क्लियर। एक कॉन्सेप्ट तो ये था। फिर इन्होंने क्या कहा था, न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है, चक्कर लगाता है, इसको इन्होंने कहा था सेल या ऑर्बिट, कोश या कक्षा, ध्यान रखना, सेल या ऑर्बिट, कोश या कक्षा, ये नाम सबसे पहले किसने, बोर ने ही बच्चों सजेस्ट किया था, बताया था, क्लियर, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो क्या कहते हैं उन एरिया को, सेल या ऑर्बिट। हर सेल या ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, डेफिनिट होती है, निश्चित होती है, जिसको इन्होंने एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर नाम दिया था और इसको डिनोट किया सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7, यानी पहली सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 ऐसे। और अल्फाबेटिकली इन्होंने क्या कहा था, KLMNOPQ बेटा, क्लियर। 1 से सीक्वेंस मैच करते जाना, KLMNOPQ इस सीक्वेंस में आएगा, क्लियर। एक इन्होंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन उन्हीं सेल या ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है, h/2π का पूर्ण गुणज होता है कोणीय संवेग, क्लियर, ठीक है। तो क्या कहा था, J = mvr=nh/2π, क्लियर। फिर इन्होंने क्या कहा था, एक ही सेल में रिवॉल्विंग करता हुआ, एक ही कोश या कक्षा में चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन न तो एनर्जी लॉस करता है न ही गेन करता है, ठीक है, यानी न तो ऊर्जा ग्रहण करता है न ही हानि करता है। एनर्जी लॉस या गेन कब होगा, जब एक सेल से दूसरी सेल में, यानी एक कोश कक्षा से दूसरी कोश या कक्षा में ट्रांसफर होगा, स्थानांतरित होगा। ट्रांसफर होने का मतलब है लोअर से हायर में जाएगा, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो एनर्जी गेन करता है, और हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट है, उस कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो एनर्जी लॉस करता है। बच्चा कहेगा सर कैसे करेगा, तो इन्होंने हाइड्रोजन का एग्जांपल देके, जैसे अभी अपन एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग है, हाइड्रोजन के लिए अपनी इस बात को समझेंगे कि हाइड्रोजन को चाहे कोई और, जैसे हर के लिए फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड, इनकी एनर्जी फिक्स होती है, लेकिन ये श्योर है कैसे, जैसे जैसे सेल या ऑर्बिट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वैसे क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। इसका मतलब मैंने क्या कहा, जैसे जैसे सेल या ऑर्बिट बढ़ेगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी, तो लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी, इंक्रीज करने के लिए गेन करेगा, क्लियर। हायर से लोअर में आएगा तो हायर से लोअर में यानी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी वाले से कम एनर्जी वाले की तरफ आता है तो एनर्जी कम करनी पड़ेगी, एनर्जी कम करने के लिए क्या करेगा, लॉस करेगा बेटा, आ गया समझ में। और ये जो एनर्जी का लॉस और गेन होता है वो क्या होता है, फोटोन की फॉर्म में होता है। तो जैसे फॉर्मूला लिखा था del E = hν = hc/λ, क्लियर, ठीक है बेटा। फिर अपन ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके जब हायर ऑर्बिट में जाएगा इसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, यानी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके जब उच्च कक्षा में जाएगा इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की उत्तेजित अवस्था। मैंने कहा था एक्साइटेड, उत्तेजित का मतलब क्या होता है, अरे एनर्जी बढ़ जाना। जैसे मैंने क्या कहा था, हम बहुत गुस्सा होते हैं या बहुत ज्यादा खुश होते हैं
तो अपनी एनर्जी, एक तो जैसे न्यूट्रल रहते हैं, बिल्कुल ठंडे पड़े बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी में कोई डिजायर सी नहीं है, लेकिन क्या अगर एक्साइटेड यानी खुश होते हैं या गुस्सा होते हैं तो क्या होता है, एनर्जी नॉर्मल कंडीशन की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। एक्साइटेड का मतलब यही है एनर्जी ज्यादा होना, और सीधी सी बात है एनर्जी ज्यादा होगी तो पहले वाली सेल से उससे ऊपर वाली सेल में जाएगा, इसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। और मैंने क्या कहा था, फर्स्ट टाइम अगर एक्साइट होगा फर्स्ट सेल से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टाइम एक्साइट होगा तो फर्स्ट से सेकंड में जाएगा, सेकंड टाइम एक्साइट होगा तो सेकंड से थर्ड में चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम एक्साइट हुआ तो फर्स्ट सेल से सेकंड में गया था, इसका मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो फाइनली इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया, सेकंड सेल में। क्लियर, सेकंड टाइम एक्साइट हुआ तो सेकंड से थर्ड में पहुंच गया, मतलब सेकंड टाइम एक्साइट हुआ तो फाइनली कहां पर है, थर्ड सेल में है। तो मैंने क्या कहा था, जिस नंबर की एक्साइटेड स्टेट है इलेक्ट्रॉन एक उससे ज्यादा वाली सेल ऑर्बिट में होगा, यानी जिस नंबर की उत्तेजित अवस्था बोले इलेक्ट्रॉन उससे एक ज्यादा वाली कक्षा में होगा। कैसे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पहली उत्तेजित अवस्था मतलब फाइनली किस में है, सेकंड में आ गया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोले मतलब किस में है, थर्ड सेल में है एट प्रेजेंट, वर्तमान में। आ गया समझ में, क्लियर। चलो बेटा, तो ये तो अपनी बात की बोर मॉडल की, इसके कॉन्सेप्ट मैंने वापस रिवाइज करवाए, क्या क्या इन्होंने बताया था। क्लियर। अब बच्चों देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर मॉडल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बोर मॉडल के अकॉर्डिंग अपन काफी सारी एटम के रेस्पेक्ट में काफी सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो जो बोर मॉडल की हेल्प से अपन कैलकुलेट करेंगे उन सबको बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बोर मॉडल, बोर मॉडल के अनुप्रयोग। क्लियर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं बच्चों क्या कहेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ बोर मॉडल, यानी जो बोर मॉडल अपन ने पढ़ा था इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है, कैसे होती है। ओके, मैंने क्या कहा, बोर मॉडल की हेल्प से अपन एटम के रेस्पेक्ट में कई सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मान लो सेल या ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, या फिर एनर्जी क्या होगी, या फिर दो अलग अलग सेल या ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस क्या होगा। ओके, वन बाय वन बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या, रेडियस ऑफ सेल और ऑर्बिट, यानी कोश या कक्षा की त्रिज्या। रेडियस मतलब क्या होती है बच्चों, त्रिज्या। क्लियर। रेडियस को डिनोट किससे करेंगे, आर से, और मैंने एन लिखा है, एन का मतलब क्या, एन किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, सेल या ऑर्बिट के नंबर को, क्योंकि हमें पता फर्स्ट सेल है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, किसकी रेडियस की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो एन की वैल्यू हमें पता है 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। क्लियर। फर्स्ट सेल की बात करा तो अपन क्या लिखेंगे, R1, सेकंड की बात करा तो R2, थर्ड की बात करा तो R3, फोर्थ की बात करा तो R4। आ गया समझ में। क्लियर। चलो बेटा बात करते हैं वन बाय वन। अब मैंने क्या कहा, बोर मॉडल की एप्लीकेशंस है, बोर मॉडल के अनुप्रयोग है। तो बोर ने जो जो कॉन्सेप्ट बताए थे बेटा, इक्वेशंस बताई थी, उन्हीं की हेल्प से हम क्या करते हैं, इनको डेराइव करते हैं। ओके, कैसे बच्चों, आपको याद है बेटा, एक तो बोर ने क्या कहा था, mv² = r क्या होता है बच्चों, kZe² r²। यस और नो होता है। यहाँ से इस r से मैं इस स्क्वायर को उड़ा दूं, और यहाँ से क्या करूं बच्चों, v² की मैं बात करूं तो v² क्या हो जाएगा, kZe²। इस m को देखो इस r से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, mr। यस और नो, क्लियर। ठीक है बच्चों, इसको मैं बोल दूं इक्वेशन 1। क्लियर। ठीक है, एक चीज इन्होंने और कही थी, क्या, J = क्या होता है, mvr। अरे एंगुलर मोमेंटम, कोणीय समय क्या होता है बच्चों, J = mvr। इन्होंने क्या कहा था, nh/2π। यस और नो, क्लियर। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, v की वैल्यू अगर कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा, nh/2π। देखो v ऐसा कैसा, mr को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो 2π mr। यस और नो, क्लियर बच्चों। ठीक है, इसको बोल दूं मैं इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 and 2। ठीक है बेटा, इन दोनों की हेल्प से क्या करेंगे बच्चों, देखो इक्वेशन 2 में जो v की वैल्यू आई है वो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, v किसके बराबर आया, nh/2π mr। ये किसकी वैल्यू है, v, लेकिन ये किसके इक्वल है, ये तो v के इक्वल है। हमें क्या चाहिए, v²। तो क्या करूंगा यहाँ पर, ये v² हो गया। क्लियर। इक्वल टू, ये किसके इक्वल है रे, kZe² क्या लिखेंगे बच्चों, m × r। समझ में आ गया। क्लियर। इस स्क्वायर को अगर सोल्व करें तो क्या लिखेंगे, n² h² क्या हो जाएगा, 4π² m² r²। अरे कैसे है, समझ में आया। इस स्क्वायर को मैंने सोल्व किया है। ठीक है, ये किसके इक्वल है बेटा, kZe²
एम आर। बस समझते रहो मैंने क्या कहा, रिवीजन क्लासेस का मेन पर्पस क्या, समझना कैसे एक्चुअल में होता कैसे बच्चों। देखो तो एक्चुअल में क्या करेंगे, देखो ये स्क्वायर एम इससे उड़ा दो, ये स्क्वायर इस आर से उड़ा दो, ठीक है। अपना पर्पस क्या है, रेडियस कैलकुलेट करना, आर कैलकुलेट करना, आर कैलकुलेट करना। तो बच्चों देखो क्या करेंगे, आर को अगर मैं इधर ले जाऊं, देखो आर को मैंने अकेला रखा है, आर को अगर इधर ले जाऊं, इधर क्या बच गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम, ये तक तो यहाँ बच गया था। इस के जेड ई स्क्वायर को यहाँ लेके आ सकते नहीं आ सकते, के जेड ई स्क्वायर, यस और नो, ये आर की वैल्यू है। क्लियर बच्चों, इसको ब्लॉक इसलिए कर रहा हूँ, कई बार एग्जाम में आया हुआ है आर क्या होता है, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला रटोगे, आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, थोड़ा टिपिकल रहेगा, लेकिन कैसे डिराइव करते हैं थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। क्लियर। अब देखो बेटा, हमें बोले इस सेल की रेडियस क्या होगी, उस सेल की रेडियस क्या होगी, तो सबसे पहले इसमें जो जो लिखा है उनकी वैल्यूज हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए, किसका मतलब क्या होता है। आर का मतलब रेडियस, एन क्या होता है, सेल या ऑर्बिट का नंबर, कोश या कक्षा का नंबर या संख्या, यानी पहली फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इसके अकॉर्डिंग एन की वैल्यू 1 2 3 वगैरह हो सकती है। एच हमें पता ही है प्लांक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -34 जूल इनटू सेकंड, याद है ना। 4 4 है, पाई पाई है बेचारा। एम इलेक्ट्रॉन का मास है, इसकी वैल्यू ध्यान है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -31 किलोग्राम। एक एक चीज डिस्कस की है। के हमें पता ही है प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 9, एम केस में सीजीएस में 1 होती है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ये भी हमें पता अलग अलग हो सकता है। किस एटम की बात करा, हाइड्रोजन हीलियम, इस हिसाब से हमें पता है 1 2 3 वगैरह हो सकता है, नहीं हो सकता है। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -19 कूलाम, याद है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या, ये जो टिपिकल इक्वेशन हमने लिखी है बच्चों, इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, क्या कहेंगे, जिसकी वैल्यू फिक्स है उसको भैया बताओ बेटा, एक बार में सोल्व करके वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बार बार सभी की वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो ये देखो वेरिएबल कौन है, फिक्स कौन है, यानी परिवर्तनशील कौन है, फिक्स कौन है। जो वेरिएबल है परिवर्तनशील है उसको तो ऐसा कैसा छोड़ दो, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस में उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, तो उसको डिस्टर्ब करने से कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन में दे रखा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन जो फिक्स है वो तो हर क्वेश्चन में उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, तो उसको एक बार में सोल्व कर ले। देखो एन स्क्वायर, मैंने क्या कहा बच्चों, एन क्या है, सेल या ऑर्बिट का नंबर, अरे इसकी वैल्यू वेरिएबल है या नहीं है तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। क्लियर। एच स्क्वायर को यहाँ से चक लेंगे, क्लियर, ये वैल्यू फिक्स है। 4 पाई स्क्वायर एम इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, के कांस्टेंट फिक्स है। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग होगा नहीं होगा, होगा, इसे भी ऐसा के साथ छोड़ देंगे। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता ही है बच्चों फिक्स होता है। कहने का मतलब क्या है, एन स्क्वायर जेड को छोड़कर बाकी वैल्यू को यहाँ से चक सकते नहीं चक सकते, चक लो। कहने का मतलब क्या, यहाँ से उठा लो। ओके, तो क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या बच गया बच्चों, देखो एच स्क्वायर की मैं बात करूं तो क्या कहेंगे, जिसकी वैल्यू फिक्स है उसमें कौन कौन आ गया, एच स्क्वायर, फिर यहाँ क्या आ गया 4 पाई स्क्वायर एम के, फिर क्या आ गया ई स्क्वायर, ठीक है। देखो बेटा, जो वेरिएबल था परिवर्तनशील था वो कौन था, एन स्क्वायर और जेड, इसको मैं छोड़ रहा हूं। जो फिक्स है उसकी वैल्यू अगर अपन सोल्व करके देखें बच्चों तो ये आता है 0.529 एंगस्ट्रम। बात समझ में आ गई, यूनिट का जरूर ध्यान रखना, किस में आएगा ये, एंगस्ट्रम में। इसका मतलब इन सब की जगह एक बार में ही ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं बच्चों। तो क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, बाकी सब की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 0.529, क्लियर। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, अब देखो ऊपर क्या बच गया था, एन, यानी क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर और अपॉन में जेड, और ये वैल्यू किस में आती है, एंगस्ट्रम में। ये मेरे पास क्या आ गया, रेडियस का फाइनल फॉर्मूला आ गया। क्लियर। अब देखो बच्चों, कौन से सेल की रेडियस की बात कर रहा है, उसी की रेडियस आ जाएगी। तो एन सेल है तो मैं बोल रहा हूं आर एन, आ गया समझ में। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब आपको क्वेश्चन कैसे देगा, सेल या ऑर्बिट का नाम दे देगा, फर्स्ट की बात करा, सेकंड की बात करा, थर्ड की बात करा, तो क्या करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी बोले एन की वैल्यू पुट करो, और कौन से एलिमेंट की बात करा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम जो भी बोला है उसके लिए जेड की वैल्यू पुट करो और सोल्व करना है सीधा। आ गया समझ में, आता है, क्लियर, यस और नो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट, ठीक है बेटा, बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले लिया,
चलो बेटा आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। ये तो अपन ने क्या कहा, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, यानी हम किसी सेल या ऑर्बिट की रेडियस त्रिज्या कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, बस हमें क्या देगा, एन और जेड की वैल्यू देगा और आर की वैल्यू अगर पूछे तो कैसे करना, बस ये फॉर्मूला जरूर ध्यान होना चाहिए, मैंने ब्लॉक किया है, जरूर ध्यान रखना, सीधा इस पर न्यूमेरिकल बनेगा। सीधा ऑप्शन तो मिलता ही मिलता है, रेडियस का त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होगा, लेकिन न्यूमेरिकल मैक्सिमम तो न्यूमेरिकल पूछे तो वैल्यू पुट करके सोल्व करना है इस पे। क्लियर, चलो सेकंड एप्लीकेशन इसकी क्या होती है बेटा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल और ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल और ऑर्बिट, ठीक है, वेलोसिटी मतलब v और किस सेल या ऑर्बिट की बात कर रहा है तो उसका नंबर यानी vn। ओके, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल या ऑर्बिट का नंबर क्या है बच्चों, देखो एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, हमें पता है बोर ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अलग अलग सेल या ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करता है, चक्कर लगाता है। क्लियर, तो अलग अलग सेल या ऑर्बिट में अगर रिवॉल्विंग करेगा तो हमें पता उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, नहीं होगी, तभी तो चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो जिस सेल में चक्कर लगाएगा उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी किस में क्या होगी, कैसे करना है, 1 by 1 अगर अपन बात करें तो बच्चों देखो कैसे, हमें पता है बोर मॉडल की एप्लीकेशन है, तो बोर ने जो कॉन्सेप्ट बताए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना है। तो एक तो हमें पता है बोर ने क्या कहा था, mv² इक्वल टू, याद है तो kZe² r², यस और नो, इक्वेशन 1 बोल दो मैं इसको। एक इसने बोला था क्या, J इक्वल टू mvr इक्वल टू nh/2π, यस और नो, अरे याद है ना, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो बेटा, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1/2 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो दोनों का अगर मैं रेशियो कर दूं तो देखते हैं बेटा क्या होगा, रेशियो कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 में क्या है, mv² अपॉन r अपॉन, और देखो इक्वेशन 2 में हमारे पास इधर क्या है, mvr अपॉन 1, बात समझ में आ गई, इक्वल टू, देखो बेटा mvr के अपॉन में मैंने 1 मान लिया है, ठीक है, क्योंकि हमें पता 1 2 3 स्टेप है, तो फोर्थ स्टेप के लिए मैंने क्या किया, 1 मान लिया। क्लियर, इसमें क्या है, kZe² अपॉन क्या है, r² अपॉन क्या लिखेंगे, nh अपॉन क्या होगा, 2π, बात समझ में आ गई। अब बच्चों देखो क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अगर सोल्व करें तो mv² अपॉन r अपॉन क्या करेंगे, 1 क्या लिखेंगे बेटा, mvr, कैसे करें ध्यान है ना, फोर्थ स्टेप पर क्या किया, उल्टा पुल्टा कर दिया, 1 ऊपर आ गया, mvr अपॉन में आ गया। इसे अगर सोल्व करें तो क्या करेंगे, kZe² अपॉन r² मल्टीप्लाई बाई, ये क्या हो गया, 2π अपॉन क्या हो गया बच्चों, nh, कैसे क्या समझ में आया, kZe² अपॉन r², 2π को ऊपर लेके आ गए, अपॉन में क्या बच गया, nh। अब क्या करेंगे बेटा, जो कट रहा उसे काट दो, बच रहा उसे बचा दो, देखते हैं बेटा कैसे करना है। यहाँ से अगर अपन बात करें बच्चों तो देखो क्या करेंगे, ये m इस m से उड़ा सकते हैं, ये स्क्वायर इस v से उड़ा सकते हैं बेटा, r इस r² से उड़ा सकते हैं, और कुछ कट रहा है क्या रे, नहीं बेटा, ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इधर क्या बच गया v, तो v इक्वल टू अपन क्या कह सकते हैं, देखो बेटा v इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2π kZe², ये तो लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 2π kZe²। क्लियर, क्या हो गया 2π kZe² अपॉन क्या लिखेंगे NH, ठीक है, ये हमारे पास बच गया, जो बच गया था उसकी वैल्यू हमने ऐसे कैसे छोड़ दी। और n सेल के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये क्या लिख सकते हैं बेटा Vn। क्लियर, अब फिर वही बात आ गई, इसमें फिक्स कौन है, वेरिएबल कौन है, निश्चित कौन है और परिवर्तनशील कौन है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, जो फिक्स है उसको फिक्स रहने देंगे बच्चा, और उसकी वैल्यू पुट करेंगे नहीं करेंगे, एक बार में वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल है परिवर्तनशील है, अलग अलग क्वेश्चंस में उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, उसे छोड़ देंगे। क्लियर, 2 फिक्स है, पाई फिक्स है, k कांस्टेंट है, z हमें पता है अलग अलग एलिमेंट का z अलग अलग होगा नहीं होगा, होगा, z को छोड़ दो, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, n सेल या ऑर्बिट का नंबर, कोश या कक्षा की संख्या हमें पता है बच्चों वेरिएबल है, h प्लांक कांस्टेंट फिक्स है बच्चों। तो क्या करेंगे फाइनली, क्या करेंगे 2π ke² अपॉन h। क्लियर, इसे सोल्व करने पर ये वैल्यू आती है 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ मीटर पर सेकंड, यस और नो। क्लियर, ठीक है बेटा, तो इनको अगर सोल्व करने पर वैल्यू ये आती है तो एक बार में ही हम वैल्यू पुट कर सकते नहीं कर सकते, तो वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो Vn इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी जगह क्या लिखूंगा 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁶, और ऊपर क्या बच गया z अपॉन n, और ये किस में आता है
मीटर पर सेकंड। काम खत्म। ये मेरे पास क्या आ गया, वेलोसिटी का, यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी उसके अकॉर्डिंग इसका फाइनल फॉर्मूला आ गया। क्या, जिस सेल की बात करें n का नंबर लिखो और जिस एलिमेंट की बात करें उसके लिए z की वैल्यू पुट करो और सोल्व करना है। समझ में आ गया? क्लियर? स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। चलो ले ले बेटा स्क्रीनशॉट। चलो तो ये अपन ने बात की क्या, यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात करें तो हमें कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। चलो बेटा अब बात करते हैं जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। बोर मॉडल के आप क्वेश्चंस देखोगे तो मोर देन 70% क्वेश्चन या 75% मोर देन इससे भी ज्यादा बेटा क्या होगा, एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट पर ही आएंगे। रेडियस वेलोसिटी पे तो फिर भी कम आएंगे। तो बच्चों बात करें नंबर थर्ड जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, स्टामा कर रहा हूं, एनर्जी, एनर्जी ऑफ ए सेल और ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ सेल और ऑर्बिट, ई फॉर एनर्जी और एन जिस सेल या ऑर्बिट की एनर्जी की बात कर रहे हैं बेटा उसका नंबर, क्लियर, ई एन। तो बच्चों देखो पहली बात तो अगर हम बात करें एनर्जी ऑफ सेल और ऑर्बिट, इसके अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, एक्चुअल में एनर्जी होती तो ये इलेक्ट्रॉन की है कि किस सेल या ऑर्बिट में रिवॉल्विंग कर रहा है, लेकिन मान लो सेकंड सेल में चक्कर लगाने पर उसकी एनर्जी 10 किलो जूल है तो वो सेकंड सेल की ही एनर्जी मानी जाती है। आ गया समझ में? क्लियर? चलो बेटा बात करते हैं एनर्जी ऑफ सेल और ऑर्बिट है। पहली बात तो बच्चे के दिमाग में है, देखो सीधा रटोगे कंफ्यूज हो सकते हो बेटा। ओके, एनर्जी की बात करें तो ध्यान रखना यहाँ एनर्जी का मतलब है, वैसे तो एनर्जी दो टाइप की कंसीडर करते हैं मेनली, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। लेकिन यहाँ जो मैंने एनर्जी बोली है वो क्या, दोनों का योग है, दोनों का सम है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। आ गया समझ में? क्लियर? तो क्या कहेंगे बच्चों, टोटल एनर्जी बोल दे, टोटल एनर्जी या फिर ओनली एनर्जी, ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये बात तो श्योर है। क्लियर? तो सीधा मैं फॉर्मूला रटाऊं, इसकी बजाय मैं क्या कह सकता हूं बच्चों, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उन दोनों का क्या करिए, अगर अपन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ले और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ले, फिर दोनों की वैल्यू को क्या करें, आपस में ऐड कर दे बेटा, यानी जोड़ दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी। क्लियर? चलो बच्चों देखो कैसे करते हैं। काइनेटिक एनर्जी की अगर अपन बात करें तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, हाफ mv स्क्वायर, यस और नो। अरे कोई मूवेबल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग तो करता है, मूवेबल पार्टिकल है, गतिशील कण है, तो उसकी वेलोसिटी होगी बेटा कुछ ना कुछ, मास भी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। क्लियर? अब देखो बेटा ये तो फिजिक्स का फॉर्मूला है, अपने केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमें पता है बोर ने क्या कहा था, mv स्क्वायर अपॉन आर क्या होता है, kz e स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यस और नो होता है बच्चों। तो यहाँ से r से मैं r को उड़ा दूं तो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, kz e स्क्वायर अपॉन r, यस और नो। अरे बात समझ में आई बच्चों? तो क्या कहेंगे, देखो mv स्क्वायर की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, हाफ देखो mv स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, kz e स्क्वायर अपॉन r। समझ में आ गया? इस फॉर्मूले को ब्लॉक कर रहा हूं बेटा, कई बार ये भी डायरेक्टली पूछ लेता है। आ गया समझ में? क्लियर? चलो बेटा देखो अब बात करें तो क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी सुनते ही बच्चे के दिमाग में आता है mgh। अरे आता नहीं आता, आना भी चाहिए लेकिन यहाँ नहीं आना चाहिए। क्यों? पहली बात तो वही बात है, फॉर्मूला बच्चा रट लेता है लेकिन एग्जाम में स्कोर होता है 50%, 50%। क्यों? क्योंकि कौन सा फॉर्मूला कब काम में लेना है और कब नहीं लेना है, और क्यों लेना है क्यों नहीं लेना है, ये भी बच्चे को ध्यान होना चाहिए ताकि एक बार में ही सही आंसर आ सके। क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, फिजिक्स में हम देखते हैं बेटा mgh, ये तो कब काम में लेना है, m हमें पता है बच्चों क्या, मास, h, अरे h क्या होता है, हाइट, यानी किसी मास और m मास वाले पार्टिकल को h हाइट पर फेंके तब क्या होता है, मास और हाइट दोनों कंसीडर हो रहे हैं तो ग्रेविटी फोर्स भी लगेगा, तो g का भी रोल होगा, तो क्या होगा, mgh काम में आता है। क्लियर?
यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को फेंक रहे हैं क्या इधर से उधर, नो, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या करना है, एमजीएस वाला कॉन्सेप्ट ना लेके पोटेंशियल एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट और होता है, प्लस माइनस क्या करते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर। मैंने क्या कहा, पोटेंशियल एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्लस माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो जो दो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल के रेस्पेक्ट में बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये होता है क्या, दोनों के चार्ज का मल्टीप्लाई गुणनफल अपॉन बीच की डिस्टेंस का इनवर्स, और प्रोपोर्शनल साइन के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट के यूज करते हैं बेटा। क्लियर। अब बच्चा कहेगा सर प्लस माइनस क्यों कर रहे हो, तो प्लस माइनस, प्लस तो कब आएगा बेटा, सेम चार्ज की कंडीशन में। क्या कहा, सेम चार्ज, सेम चार्ज मैंने क्या बोला है, या तो प्लस प्लस या फिर माइनस की कंडीशन हो बेटा, दोनों ही माइनस हो या दोनों ही प्लस हो। और माइनस, माइनस कब आएगा बच्चों, अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज मतलब क्या, विपरीत आवेश, मतलब क्या, एक पार्टिकल प्लस के साथ हो, दूसरा पार्टिकल क्या हो, माइनस के साथ हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे, माइनस काम में लेना है। क्लियर। चलो अब अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बात करें बच्चों, तो हमें पता है हमारे पास दो पार्टिकल कौन कौन से हैं, हमें पता है ये एटम होता है, कोई दिक्कत नहीं, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके चक्कर लगा रहा है। तो हमारे पास दो पार्टिकल कौन कौन से हो गए, दो कण कौन कौन से है, चार्ज पार्टिकल, जिनपे एक तो न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये कैसा होता है, नेगेटिव। तो हमारे पास कौन सी कंडीशन है, सेम चार्ज वाली या अपोजिट चार्ज वाली, अपोजिट चार्ज वाली है बेटा। तो अपन प्लस लेंगे या माइनस, माइनस लेंगे। क्लियर। तो क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस के Q1, Q1 मैंने क्या कहा, पहले पार्टिकल का चार्ज, पहला पार्टिकल कौन है बेटा, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का चार्ज अपन ने क्या लिखा था, ZE से, याद है ना, E मतलब एक प्रोटॉन का चार्ज और Z प्रोटॉन का नंबर, एक प्रोटॉन है तो Z की जगह 1 है और 10 है तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे, याद है ना। तो क्या करेंगे, ZE मतलब इस न्यूक्लियस का चार्ज और आगे लिखा E मतलब इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यस और नो, और अपॉन क्या करेंगे R, ये जो बीच की डिस्टेंस है बेटा ये क्या हो गई, R हो गई। क्लियर। तो क्या लिखेंगे R, तो मेरे पास क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, माइनस KZE² अपॉन R, ये किसकी वैल्यू आ गई, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई, स्थितिज ऊर्जा का मान आ गया। क्लियर। बस अब क्या करेंगे, मेरे पास क्या काइनेटिक एनर्जी आ गई और पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इन दोनों का मैं क्या करूंगा, सम कर दूंगा, टोटल एनर्जी आएगी नहीं आएगी, आएगी बेटा। तो क्या लिखेंगे, E इक्वल टू, हमें पता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक कितनी आ रही है बच्चों, हाफ KZE² अपॉन R, ठीक है, प्लस प्लस के साथ क्या करेंगे, पोटेंशियल, पोटेंशियल वाली कितनी है बेटा, माइनस KZE² अपॉन R। अरे बात समझ में आ रही है ना। क्लियर। तो इसको क्या कहेंगे बेटा, हाफ KZE² अपॉन R, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो क्या कहेंगे KZE² अपॉन R। क्लियर। अब देखो बेटा प्लस के देखो KZE² अपॉन R, KZE² अपॉन R, ये तो सेम है, यहाँ पर हाफ है 1/2 और यहाँ पर क्या कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1 है बेटा। क्लियर। देखो प्लस का हाफ है, माइनस का 1 है, ज्यादा कौन है, अरे माइनस का क्या हो गया, डिफरेंस क्या हो गया, प्लस का हाफ है, माइनस का 1 है, यानी माइनस का हाफ बच गया नहीं बच गया, यस और नो। तो क्या कहेंगे बेटा, E इक्वल टू क्या हो गया, माइनस हाफ KZE² अपॉन R। ये कैसे आया, समझ में आ गया, यस और नो। क्लियर। और यहाँ तक बात पढ़ने पड़ी बेटा। क्लियर। ठीक है बच्चों। तो क्या कहेंगे, एक फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया बच्चों, जो मैं ब्लॉक कर रहा हूँ बेटा, सीधे ऑप्शन है, पूछता है कि ये कैसा है, ये किसका फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला। क्लियर बात, ठीक है। चलो बेटा अब बात करें, देखो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को क्या करिए, और अगर इजी फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमें R की वैल्यू, ध्यान है बेटा, R की वैल्यू पुट करें तो हमें पता है R क्या होता है, हमें पता है R इक्वल टू अपने क्या कहा था, n² अपॉन 4π² m KZE², यस और नो। अरे याद है ना, R की वैल्यू बेटा यहाँ पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, E इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, माइनस हाफ, ऐसा कैसा, तो KZE² अपॉन R की जगह क्या लिखेंगे, R क्या है बच्चों, n² अपॉन क्या करेंगे 4π² m KZE²। बात समझ में आ गई ना। क्लियर। ठीक है बेटा। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, देखो अब फाइनली क्या कहेंगे, इसके अपॉन में 1 मान सकता हूँ, नहीं मान सकता हूँ, अरे 1 मान सकते हैं। तो इसको अगर अपन सोल्व करें बेटा, तो देखो 4 स्टेप में अपन इसे कैसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू, ये माइनस ऐसा कैसा यहाँ लिख रहा हूँ बेटा,
देखो E इक्वल टू ये -1/2 ऐसा कैसा, आगे क्या लिखूंगा kz स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे 1। क्लियर, बात समझ में आ गई। और इसको अगर इन्वर्स करते हैं तो क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर m kz स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों n स्क्वायर h स्क्वायर। समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे किया, क्लियर। ठीक है बेटा, अब देखें कुछ कट रहा है क्या, जो कट रहा है उसे काट दो बेटा, बच रहा बचा दो। देखो बेटा क्या करेंगे 2 से बेटा क्या करेंगे इस 4 को काट दो, बाकी देखो k भी नहीं कट रहा, z भी नहीं कट रहा, e भी नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे E इक्वल टू इसे अगर एक साथ लिखे तो क्या लिखेंगे, देखो 2 क्या लिखूंगा 2 पाई स्क्वायर, फिर क्या होगा m ऐसा कैसा, फिर k मल्टीप्लाई बाई k यानी क्या हो गया k स्क्वायर, z मल्टीप्लाई बाई z यानी z स्क्वायर, e स्क्वायर मतलब क्या हो गया e की पावर 4। समझ में आ रहा है बच्चों, मैंने क्या कहा 2 पाई स्क्वायर m फिर क्या k मल्टीप्लाई बाई k स्क्वायर, z मल्टीप्लाई बाई z स्क्वायर e की पावर 4 और अपॉन में क्या बच गया बेटा n स्क्वायर h स्क्वायर। ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया किसका, एनर्जी का। समझ में आया यहाँ तक, यस और नो, क्लियर। फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा, कोई डाउट हो तो बताओ, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। कर लिए, यहां तक बात ठीक है बेटा, अरे बुझाने दे गया। चलो बेटा देखो बोर्ड पे थोड़ा स्पेस कम है तो इसको मैं मिटा रहा हूं, इसके आगे डिस्कस करते हैं। देखो और कैसे करना, अभी तक अपना फाइनल रिजल्ट नहीं आया बच्चों, ध्यान रखना अभी तो फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, मंजिल अभी दूर है। चलो चलो बेटा देखो कैसे करना क्या करना, यहां तक बच्चों देखो करे जैसे लास्ट वाला फॉर्मूला अपने काम आएगा, इसको मैं छोड़ देता हूं ऐसा का ऐसा। अब देखो बेटा अपना वही तरीका, मैंने क्या कहा मेथड दिमाग में होना चाहिए, करते कैसे, जिसकी वैल्यू फिक्स है बेटा उसको यहाँ से चक्के उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और जो वेरिएबल अपरिवर्तनशील है उसको ऐसा ऐसा छोड़ देंगे 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर और e की पावर 4। ये तो फिक्स है ना बेटा, वैल्यू फिक्स है इनकी। z स्क्वायर अलग अलग एलिमेंट के लिए z अलग अलग होता नहीं होता, ये वेरिएबल है इसे छोड़ दो। n स्क्वायर सेल या ऑर्बिट का नंबर अलग अलग होगा नहीं होगा, होगा इसे छोड़ दो। h स्क्वायर प्लैंक कांस्टेंट फिक्स है या नहीं है, तो जो फिक्स है उसको यहाँ से चक लो बेटा, तो क्या बच गया देखो 2 पाई स्क्वायर, क्या क्या आ गया 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर और क्या हो गया e की पावर 4 अपॉन क्या करेंगे बच्चों h स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना, इनको जब सोल्व करते हैं तो ये आता है बेटा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। समझ में आ गया, क्लियर। यूनिट जरूर ध्यान रखना बच्चों, कैसे करना है क्या करना, बात समझ में आ गई क्या। और इसके साथ साइन जरूर आया था बेटा माइनस का, ये ध्यान रखना हाफ kz e स्क्वायर, ये साइन किसके साथ आएगा माइनस के साथ आएगा बेटा, क्लियर। तो क्या करेंगे, तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, देखो इन सब को सोल्व करूंगा, ये माइनस साइन तो ऐसा कैसा माइनस का साइन आएगा, तो माइनस 13.6 मल्टीप्लाई बाई, देखो इनको सोल्व करके वैल्यू पुट कर ही दी है, ऊपर क्या बच गया जेड स्क्वायर अपॉन में क्या n स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे बेटा जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर और क्या हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। समझ में आ गया, यस और नो। ये एनर्जी का वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। और एन सेल के रेस्पेक्ट में बात करें तो क्या हो गया, एन सेल की एनर्जी क्या आ गई माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बेटा क्या करेंगे एन सेल के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा। जिस एलिमेंट की बात करें तो क्या आ जाएगा Z उसका एटॉमिक नंबर और n क्या जिस सेल की बात करें, फर्स्ट की बात कर रहा है सेकंड की बात कर रहा है, जिसकी बात करें उसका नंबर, क्लियर। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, क्या यहाँ माइनस साइन क्यों आता है, माइनस साइन इस बात को डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बाउंडेड है, बंधा हुआ है। बच्चा कहेगा सर क्यों, तो पहली बात तो अगर उसकी एनर्जी जीरो हो जाती है तो वो इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में चला जाएगा, अनंत कोश कक्षा में चला जाएगा। इसका मतलब क्या बहुत दूर चला जाएगा, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त हो जाएगा। आ गया समझ में। तो एनर्जी के साथ माइनस का चिन्ह किस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बंधा हुआ है, बाउंडेड फॉर्म में है, क्लियर। अब बच्चों मैंने क्या कहा था
यानी जो बोर मॉडल है, बोर ने वो मेनली हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में बताया था। क्लियर? तो देखो बेटा इसका जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्या, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो देखो हाइड्रोजन एटम की बात करें, वैसे तो चाहे कोई सा भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन बोले, हीलियम बोले, लिथियम बोले, उसकी फर्स्ट की एनर्जी कितनी होगी, सेकंड की कितनी होगी, थर्ड की कितनी होगी, वो सब अपन कैलकुलेट कर सकते हैं जेड और एन की वैल्यू पुट कर करके। बात समझ में आ गई? लेकिन हाइड्रोजन वाला फेमस केस है और बोर मॉडल था वो मेनली हाइड्रोजन को बेसिस कर मानकर ही एक्सप्लेन किया गया था। तो हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन 99% तो हाइड्रोजन के लिए ही आएंगे। तो हाइड्रोजन के लिए अलग अलग सेल या ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, वो फेमस डाटा वो हमें ध्यान भी होना चाहिए। ओके, कैसे करना है बेटा, देखो जैसे फर्स्ट सेल की मैं बात करूं तो बोलते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस फर्स्ट सेल के लिए, सेकंड की माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड की होती है माइनस 1.51, फोर्थ की होती है माइनस 0.85, फिफ्थ की होती है माइनस 0.54, सिक्स की होती है माइनस 0.38। लेकिन आता कैसे है डाटा, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं तो मैं लिखूं E1 मतलब क्या है बच्चों, En, जिस सेल या ऑर्बिट की बात करें उसकी एनर्जी E1 की बात करें बेटा तो क्या लिखेंगे माइनस 13.6 मल्टीप्लाई बाई जेड, हाइड्रोजन का जेड कितना होता है 1, n कितना है, अरे 1 की ही तो बात करनी है हमें, तो क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बात समझ में आ गई क्या, 1 स्क्वायर उड़ा दो तो कितना आ गया E1 इक्वल टू कितना होता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट सेल की एनर्जी आ गई, समझ में आ गया? क्लियर? चलो बेटा अब हमें पता है n क्या 2, 3, 4 कोई सा भी दे सकता नहीं दे सकता, तो मैं ये लिखूं E2 मतलब क्या है सेकंड की एनर्जी, तो माइनस 13.6 तो ऐसा कैसा, Z तो हाइड्रोजन के लिए वही रहेगा 1 तो 1 का स्क्वायर, n कितना बेटा 2 तो 2 का स्क्वायर। क्लियर? तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर मतलब 1 और 2 का स्क्वायर मतलब क्या 4, और इसे डिवाइड करते हैं तो ये आता है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये तो कर लोगे ना कैसे किया? क्लियर? ठीक है बेटा E3 थर्ड सेल की बात करें तो माइनस 13.6 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे Z का स्क्वायर, Z तो हाइड्रोजन के लिए 1 ही है, n क्या करेंगे थर्ड सेल की बात करें तो 3 का स्क्वायर, और इसे सोल्व करने पर आता है माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यस और नो? क्लियर? ठीक है, अगर बात करें E4 की बात करें तो ऐसे ही वैल्यू पुट करके सोल्व करते जाओगे क्या, अरे अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बस n E4 है तो n की जगह क्या करना 4 का स्क्वायर। क्लियर? और इसे सोल्व करने पर आता है बेटा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर? ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं जैसे E5 आता है बेटा माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और बात करें बच्चों क्या E6 की अगर बात करूं बेटा तो ये आता है माइनस 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कैसे आता है, ऐसे ही वैल्यू पुट कर करके आता है। क्लियर? लेकिन मैं लिखूं बेटा E इनफाइनाइट अनंत कोश कक्षा की ऊर्जा, तो ये जरूर ध्यान रखना बच्चों कैसे करेंगे। E इनफाइनाइट बोला है इसका मतलब क्या, इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट की एनर्जी, और इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट की एनर्जी की बात करें तो हमें पता है n की जगह क्या लिखूंगा इनफाइनाइट रखूंगा बेटा, तो क्या लिखेंगे माइनस 13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड तो क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर, और क्या लिखेंगे इनफाइनाइट का स्क्वायर। क्लियर? और किसी भी चीज को इनफाइनाइट से डिवाइड करें तो वैल्यू कितनी आएगी 0। क्लियर? तो क्या लिखेंगे ये कितना आ जाएगा इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। समझ में आ गया? ये ध्यान रखना, ये मैंने हाइड्रोजन का जो फेमस एग्जांपल है उसके अलग अलग सेल या ऑर्बिट की एनर्जी बताई है। फर्स्ट के लिए माइनस 13.6, सेकंड के लिए माइनस 3.4, थर्ड के लिए माइनस 1.51, फोर्थ के लिए माइनस 0.85, फिफ्थ के लिए माइनस 0.5 और सिक्स के लिए माइनस 0.38, और लास्ट इनफाइनाइट वाली के लिए 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। लेकिन आती कैसे है, समझ में आ गया? क्लियर? और एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, कैसे, अगर मैं बात करूं हीलियम, लिथियम वगैरह अलग अलग एलिमेंट की बात करूं हाइड्रोजन के अलावा, उनके लिए भी फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की एनर्जी यही हो जरूरी है क्या? नहीं। अरे सभी के लिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स अलग अलग होता है नहीं होता है, तो जरूरी नहीं हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट की एनर्जी इतनी आई है तो हीलियम के लिए भी यही आए, लिथियम के लिए भी यही आए, सेकंड की आई तो सबके लिए यही आई, नहीं, क्योंकि हमें पता है जेड की वैल्यू सभी के लिए अलग अलग है, तो हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर, लिथियम के लिए 3 का स्क्वायर, तो रिजल्ट अलग अलग आएगा या नहीं आएगा बच्चों। क्लियर? लेकिन एक बात श्योर है बेटा, कैसे, इनफाइनाइट सेल की बात करें चाहे कोई सा भी एलिमेंट हो उसकी एनर्जी क्या होगी 0 होगी। बच्चा कहेगा सर क्यों, तो यूं समझना बच्चों, कैसे, इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट की बात करा बेटा तो हमें पता है जेड चाहे कितना ही हो, 1 का स्क्वायर हो, 2 का स्क्वायर हो, 3 का स्क्वायर हो, लेकिन इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट की बात करा तो अपॉन में n स्क्वायर की जगह क्या आएगा इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो चाहे ऊपर कितनी वैल्यू हो इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे रिजल्ट क्या आएगा
जीरो ही आएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, एलिमेंट चाहे कोई सा भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड से फोर्थ वगैरह इन सेल की बात करें, उनकी एनर्जी अलग अलग आ सकती है अलग अलग एलिमेंट के लिए, लेकिन इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट की बात करें तो उसकी एनर्जी क्या आएगी, हमेशा जीरो, चाहे कोई सा भी एलिमेंट हो। और मैंने क्या कहा था बच्चों, सभी की एनर्जी जो सेल होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, क्लियर, उनकी एनर्जी नेगेटिव के साथ आती है। क्यों नेगेटिव, इसी बात को तो रिप्रेजेंट करता है क्या, इलेक्ट्रॉन, क्या यानी न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बाउंडेड फॉर्म में बंधा हुआ है। क्योंकि एनर्जी जीरो होते ही, पॉजिटिव तो दूर की बात है, जीरो होते ही इनफाइनाइट में चला जाएगा। इनफाइनाइट कौन सी सेल है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू ध्यान है क्या, लेकिन क्या यानी जितनी मैक्सिमम जा सकता है न्यूक्लियस से दूर, नाभिक से दूर, उतना चला जाएगा और उस पॉइंट पर उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो, कोई डाउट, स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट, और कोई डाउट है तो बताओ। चलो बेटा यहां तक बात समझ में आ गई ना, क्लियर। चलो तो ये अपन ने बात की है बोर मॉडल के अकॉर्डिंग किसी सेल या ऑर्बिट की एनर्जी की बात करें तो हमें कैसे करना है, क्लियर। एक एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है बच्चों। देखो अगर बात करें तो क्या कहेंगे, अगर मैं बात करूं जैसे रेडियस की, वेलोसिटी की या एनर्जी की, सीधा फॉर्मूला अगर मुझे बताना होता तो मैक्सिमम बेटा 10-20 सेकंड का काम था, लेकिन मैंने एक एक चीज आपको एक्सप्लेन की है। बाय द वे आपको आइडिया भी होना चाहिए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने क्या कहा था, अपने ये रीजन क्लासेस का मतलब ये नहीं है सिर्फ हेडिंग बताना और सीधे फॉर्मूले रटवाना कि ये होता है वो होता है, ये तो लास्ट के 2 दिन में आप भी रिवीजन कर सकते थे, लेकिन रीजन क्लासेस का अपना पर्पस है एक एक चीज आपको समझाना कि एक्चुअल में सर ऐसा क्यों होता है और कहाँ क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है। आ गया समझ में, क्लियर। चलो बेटा अब बात करते हैं नॉर्मली क्या 3 ही एप्लीकेशन लिखाते हैं बोर मॉडल की, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी की, लेकिन मैं 4th एप्लीकेशन जरूर लिखाता हूं क्योंकि एनर्जी की बात करें तो 4th एप्लीकेशन पे भी आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे बेटा। क्या 4th एप्लीकेशन में क्या लिख रहा हूं, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, यानी 2 अलग अलग एनर्जी लेवल है, 2 अलग अलग ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा अंतर, यानी अंतर की जहां पर बात आ जाए एनर्जी मतलब E, और जहां डिफरेंस की बात आ जाए तो क्या लिखेंगे बेटा, डेल E। मैंने क्या कहा समझ में आया बेटा, क्लियर। तो कहने का मतलब क्या, 2 अलग अलग एनर्जी लेवल के डिफरेंस की बात करें कि जैसे मान लो सेकंड फोर्थ तक कोई भी है, मान लो सपोज करो जैसे ये न्यूक्लियस है, क्लियर, इसके चारों तरफ कई सारे एनर्जी लेवल है बेटा, ओके। तो क्या करेंगे, जैसे ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये इनफाइनाइट वाली है बेटा, क्लियर, लास्ट वाली सेल है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी E1, इसकी E2, इसकी E3, तो इसकी E इनफाइनाइट। आ गया समझ में, क्लियर। अब बच्चों आपको कोई सी भी सेल या ऑर्बिट के लिए एनर्जी का डिफरेंस पूछ ले, क्या फर्स्ट और थर्ड का क्या होगा, थर्ड और सेकंड का क्या होगा, सेकंड और इनफाइनाइट वाली का क्या होगा, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा नॉर्मली 2 क्वेश्चन के बराबर टाइम वेस्ट करेगा। क्या अगर फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस पूछा है तो क्या करेगा बच्चा, फर्स्ट की एनर्जी कैलकुलेट करेगा, फिर थर्ड की कैलकुलेट करेगा, फिर दोनों का माइनस करेगा। टाइम पास की जरूरत नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट से हम कैसे कर सकते हैं, ओके। समझना बच्चों, एनर्जी का डिफरेंस है तो एक बात तो श्योर है, कॉन्सेप्ट तो क्या लिखेगा, एनर्जी का ही लगेगा। तो हमें पता है एनर्जी क्या होता है, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा एक चीज और ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर ये बात आई एनर्जी, एनर्जी की ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पहली बात तो हमने जो वैल्यू लिखी है वो क्या लिखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी है, क्लियर। लेकिन आपको क्या करेगा बेटा, कंफ्यूज करने के लिए कई जगह जूल में, अर्ग में, कैलोरी में अलग अलग वैल्यू दे देगा, और जब जूल, कैलोरी, अर्ग वगैरह इनमें वैल्यू आए, इनमें फॉर्मूला अगर पूछे या दे रखा हो तो यहाँ पर 13.6 आए, कोई जरूरी नहीं है, ये अलग वैल्यू भी आ सकती है। लेकिन मैंने क्या कहा, सभी में अलग अलग फॉर्मूला रटोगे तो एक भी याद नहीं रहेगा, क्लियर। तो एक को फिक्स कर लो तो बच्चा कहेगा सर बाकी में अगर आया जाए मैक्सिमम तो 99% इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछेगा, इस वजह से मैंने इसी यूनिट में लिखाया है, क्लियर। लेकिन 1% चांस में अगर जूल, कैलोरी, अर्ग में अगर पूछे तो सर कैसे करें, तो वैसे ही करें जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था, याद है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो 1 इलेक्ट्रॉन के 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, काम खत्म। अगर कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना हो 4.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना हो 10⁻7 से मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट लेक्चर में प्लैंक थ्योरी में मैंने एक एक चीज बताई थी, याद है ना, क्लियर।
चलो बेटा, तो बाय द वे क्या करना, कोई अदर यूनिट दे भी रखी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को उसमें कन्वर्ट कर लेना, चाहे जूल हो, कैलोरी हो, चाहे आर्क हो। बाकी के सभी के अलग अलग 10 फॉर्मूले रटने की जरूरत कतई नहीं है बेटा। ओके, और बात करें एटम, ध्यान रखना मैक्सिमम अपन क्या करते हैं, एनर्जी को बेटा पर मोल के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे कोई सी भी एनर्जी हो। क्या, जूल पर मोल, कैलोरी पर मोल, करते नहीं करते, जूल पर मोल, पर मोल, पर मोल, एक मोल के लिए। लेकिन यहाँ ध्यान रखना एकमात्र ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जो पर एटम, एक एटम के लिए आएगी, क्योंकि पर मोल आता, पर मोल का मतलब क्या, एक मोल मतलब Na पार्टिकल, 1 मोल मतलब Na एटम। लेकिन हमें यहाँ पर एनर्जी जो रिप्रेजेंट करनी है वो Na एटम की बतानी है। क्या हम जो स्टडी करते हैं वो क्या एक ही एटम को फिक्स मानकर ही तो करते हैं बच्चों। तो ध्यान रखना एनर्जी की एकमात्र फॉर्म है जो क्या होगा, पर एटम के लिए होगी, ना कि पर मोल के लिए। समझ में आ रहा है, क्लियर? ध्यान रखना बच्चों, बाय द कहीं पर कंफ्यूज हो जाओ तो ये चीजें बहुत हेल्प करती है। सर ने कहा था ऐसा होता है इसमें, ये ध्यान रखना, क्लियर? चलो बेटा अब बात करें, देखो अब हमें क्या चाहिए, मुझे दो अलग अलग सेल या ऑर्बिट की एनर्जी चाहिए बच्चों, इनका डिफरेंस चाहिए। तो बच्चों क्या करेंगे, देखो एनर्जी का मेन फॉर्मूला क्या है, ये है, क्लियर? अब दो अलग अलग सेल या ऑर्बिट के लिए मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा, डेल ई इक्वल टू क्या होगा, En2 माइनस En1। ओके, मैंने क्या कहा, En2 माइनस En1। अब ध्यान रखना, बच्चा कहेगा सर En2 माइनस En1 का मतलब फर्स्ट सेल की एनर्जी और सेकंड की एनर्जी है क्या? बिल्कुल बेटा, फर्स्ट और सेकंड भी हो सकता है, लेकिन सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ कोई सा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, En1 मतलब क्या, जिसकी मतलब सेल या ऑर्बिट का नंबर कम है, कम कोश या कक्षा, उसका नंबर, उसकी एनर्जी, और ये ज्यादा वाली सेल या ऑर्बिट की एनर्जी, यानी हायर माइनस लोअर का एनर्जी डिफरेंस, ज्यादा से कम का ऊर्जा अंतर, 1-2 का ही हो, कोई जरूरी नहीं है बेटा। ओके, बात समझ में आ रही है ना? चलो अब क्या करेंगे बच्चों, देखो इसमें अगर अपन वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे, डेल ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, En2। हमें पता है देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वायर। ये तो ऐसा कैसा, लेकिन जेड के अपॉन में एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, N2 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, N2 का स्क्वायर। अरे बात समझ में आ गई ना, क्लियर? बीच में माइनस का साइन है बच्चों, तो माइनस लगा दो। En1 यानी ये जो ऑर्बिट है, ये सेल ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो कोई सी भी सेल या ऑर्बिट हो एनर्जी का फॉर्मूला बाकी तो ये का ये होता है -13.6 मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वायर। लेकिन अब ओनली एन की जगह क्या लिखूंगा, N1 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? और दोनों की कॉमन यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये जरूर ध्यान रखना, क्लियर? ठीक है, इसे अगर हम सोल्व करें तो क्या करेंगे, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 13.6 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर? ठीक है, ये देखो अब जो कॉमन है बेटा, सेम है, कॉमन है, उसको कॉमन ले सकते हैं कैसे, 13.6 दोनों में सेम है, जेड स्क्वायर ये भी दोनों में सेम होगा क्योंकि एक एलिमेंट की तो बात करेगा, क्लियर? N2 स्क्वायर N1 स्क्वायर ये अलग है, तो जो सेम है उसको कॉमन ले लो। तो क्या लिखेंगे, डेल ई इक्वल टू, मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 13.6 मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वायर, क्लियर? ठीक है बेटा, देखो यहाँ क्या बच गया, माइनस के साथ -1 बाई N2 स्क्वायर, और ये प्लस के साथ 1 बाई N1 स्क्वायर। प्लस वाले को पहले लिखते नहीं लिखते, लिखते हैं बच्चों, तो क्या लिखेंगे, 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया, समझ में आ गया, क्लियर? ठीक है, और यूनिट अपनी वही आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। आ गया बच्चों समझ में? तो ये ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में नॉर्मल एनर्जी के फॉर्मूले में बच्चा गलती क्या करता है, -13.6 रट के रखता है। एक ये सेल या ऑर्बिट की एनर्जी की बात करें तब हमारे पता है बच्चों -13.6 आएगा, लेकिन दो का डिफरेंस है तो ये ध्यान रखना +13.6 आएगा। हाँ माइनस भी आ सकता है, लेकिन कब है, जब माइनस वाले को पहले लिखोगे। अरे इनके साइन चेंज कर दो बेटा, तो इसके भी साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 1 बाई N2 स्क्वायर माइनस 1 बाई N1 स्क्वायर करूं तब क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस के साथ आ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर? ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अब बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है, जैसे मैंने कहा ये तो हर कोई बताता है, लेकिन तुम्हें गलती से बचना कहाँ पर है और कहाँ ध्यान रखना, जरूर ध्यान रखना, खासकर इस चीज का। क्या N1 का मतलब बच्चों ये नहीं है फर्स्ट सेल हो, मैंने क्या कहा, फर्स्ट सेल हो, यानी हो भी सकती है नहीं भी, क्लियर? N2 का मतलब ये नहीं सेकंड सेल ही हो, सेकंड भी हो सकती है और कोई भी हो सकती है, लेकिन ये ध्यान रखना बच्चों, N1 एक ही चीज दिमाग में रखनी है, क्या, लोअर ऑर्बिट। क्या कहा, लोअर ऑर्बिट निम्न कक्षा। N2 क्या है बच्चों, हायर ऑर्बिट उच्च कक्षा। बात समझ में आई क्या, यानी लोअर ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट। कहने का मतलब क्या है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है,
आपसे बोले इलेक्ट्रॉन सेकंड से थर्ड सेल में जा रहा है तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, तो बच्चा कहेगा सेकंड से थर्ड में गया, लोअर से हायर में गया है, तो N1 N2 को यानी 2 किसके लिए मानूं, 3 किसके लिए मानूं। फिर बच्चे से पूछे थर्ड से सेकंड में आ रहा है, फिर बच्चा कंफ्यूज हो, अब थर्ड से सेकंड में आया तो N1 N2 किसको मानूं। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा, बस एक ही चीज ध्यान रखना है, ऑलवेज ऑलवेज बोला है, ऑलवेज N2 ग्रेटर देन N1। समझ में आ गया, इस बात को ध्यान रखना बच्चों। मैंने क्या कहा, चाहे 2 से 3 में जाए चाहे 3 से 2 में आए, क्या करना है बच्चों, यानी जिसकी वैल्यू ज्यादा है, मैंने क्या कहा 2 3 की बात करा, चाहे 2 से 3 में जाए चाहे 3 से 2 में आए, 3 की जगह क्या करना है, N2 की जगह 3 अप्लाई करना है, N1 की जगह 2। कहने का मतलब क्या, चाहे लोअर से हायर में चाहे हायर से लोअर में, जो वैल्यू ज्यादा है वो N2 की जगह काम में ले लेना और जो कम है वो N1 की जगह यूज करनी है। समझ में आ गया बेटा, क्लियर, ठीक है। को डाउट स्क्रीनशॉट लो फटाफट और आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो बेटा साइड में चैट वाले ऑप्शन में मुझे मैसेज कर सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दो अलग अलग सेल या ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में बात करें तो एनर्जी डिफरेंस हमें कैसे ध्यान रखना है, क्या करना है, क्लियर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं बच्चों। ये तो जैसे बोर मॉडल के एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग है, अलग अलग डेरिवेशंस मैंने बताई है और फाइनली हमें दिमाग में भी सेट रखना है, जो जो मैंने ब्लॉक की है बेटा वो जरूर ध्यान रखना, क्लियर। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ और स्पेशल कंडीशंस है, ये जरूर ध्यान रखना बच्चों, ओके। कैसे करना है, क्या करना, एक तो तुम्हें क्या करेगा, देखो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है बच्चों, क्या टोटल एनर्जी का आता है, क्या -13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। लेकिन कहने का मतलब क्या, आपसे बोले इस एलिमेंट के लिए सेकंड सेल की एनर्जी क्या होगी, थर्ड की क्या होगी, फर्स्ट की क्या होगी, तब तो बच्चा कैलकुलेट कर लेता है। लेकिन आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, सेकंड की काइनेटिक एनर्जी, थर्ड की पोटेंशियल, ये सब क्या होगी, यानी हमारे पास मेन फॉर्मूला है टोटल एनर्जी का और आपसे पूछ क्या सकता है काइनेटिक और पोटेंशियल, तो इनका रिलेशन क्या होता है ये ध्यान रखना, ओके। कैसे, एक तो ध्यान रखना टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, ये फॉर्मूला याद रखना। मैंने क्या कहा, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, बीच वाला पॉजिटिव साइड वाले दोनों नेगेटिव, क्या कहा, इस बात को अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, बीच वाला पॉजिटिव साइड वाले दोनों नेगेटिव, काम खत्म, क्लियर। बच्चा कहेगा सर ये कैसे आया, तो बच्चों अपन ने क्या किया है, अपने जो पीछे फॉर्मूले बनाए थे हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, उन्हीं को कंपेयर करते हुए ये रिलेशन आया है, क्लियर। दिमाग में सेट रखना है, क्या टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, बीच वाला पॉजिटिव साइड वाले दोनों नेगेटिव, क्लियर, ठीक है। बस टोटल एनर्जी आ गई, उससे कंपेयर करते हुए काइनेटिक आ सकती नहीं, आ सकती है। टोटल एनर्जी -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई तो काइनेटिक इसके इक्वल तो होगी, लेकिन ये माइनस था तो ये प्लस आ जाएगा, काम खत्म, क्लियर। अपने फॉर्मूले से टोटल एनर्जी आ गई तो पोटेंशियल का साइन तो सेम आएगा, ये -10 है तो ये -10 तो होगा, लेकिन क्या करना बेटा -10/2 तो क्या आ जाएगा, ये फाइनली इसकी बात करें तो 2 बच्चों यहाँ आएगा नहीं आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो -10 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब कितना -20। मेरा कहने का मतलब क्या है, एक अगर आ जाए टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लो मेन फॉर्मूले से, बाकी ये दोनों पूछे तो इनका आइडिया लगा सकते हो, क्लियर, ठीक है बेटा। एक चीज और ध्यान रखना, अगर क्या होगा बेटा, एन एंड आर, एन और आर अगर इंक्रीज होंगे, क्या कहा, एन और आर, एन का मतलब क्या है सेल या ऑर्बिट, आर क्या है रेडियस, दोनों एक जैसी बात है, क्यों, क्योंकि हमें पता है सेल या ऑर्बिट बढ़ेगी, सेल या ऑर्बिट, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, सेल या ऑर्बिट बढ़ता जाएगा तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी, तो रेडियस अपने आप बढ़ती जाएगी, क्लियर। तो क्या कहेंगे, सेल या ऑर्बिट अगर बढ़ता जाएगा तो ध्यान रखना टोटल एनर्जी इंक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाती है बेटा, बात समझ में आ गई क्या, क्लियर। क्या कहा,
टोटल पोटेंशियल ये दोनों तो इंक्रीज होती जाएगी और काइनेटिक क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी बेटा। समझ में आ गया, क्लियर। चलो एक आपसे क्या पूछेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को एक रिवॉल्विंग, एक सर्किल, एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक चक्कर पूरा करने में किसी ऑर्बिट में कितना टाइम लगेगा। ओके, तो हमें पता है बच्चों, देखो टाइम है, अरे टाइम क्या होता है बेटा, समय क्या होता है, बड़ा ही बलवान होता है, लेकिन यहाँ पर क्या टाइम क्या होता है, यानी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यस और नो। अरे समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, नहीं होता, होता। अगर इलेक्ट्रॉन अगर एक साइकिल पूरा करेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा बेटा, अरे सरकमफेरेंस, वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग करता है, तो सर्कल है तो उसकी सरकमफेरेंस आएगी नहीं आएगी, परिधि आएगी नहीं आएगी, आएगी। तो डी किस जगह क्या लिख सकता हूँ, 2πr अपॉन वी हमें पता ही बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, वी है बच्चों, क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, अगर इनकी वैल्यू पुट करें तो हमें पता है 2π ऐसा कैसा, r कितना होता है रे 0.529 मल्टीप्लाई बाय क्या n स्क्वायर अपॉन z, क्लियर। और v अपन ने क्या लिखा 2.1 है 10⁶ और क्या होता है z अपॉन n, यस और नो। बच्चों देखो ये वैल्यू तो फिक्स है या नहीं है, ये वैल्यू फिक्स है, इनसे हमें मतलब है क्या, इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा t प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, देखो ऊपर क्या बच गया n स्क्वायर अपॉन z और इसमें क्या बच गया z बाई n, क्लियर। तो फाइनली क्या लिखेंगे n, देखो बेटा ये n स्क्वायर है, ये n ऊपर जाएगा तो क्या हो गया n क्यूब और अपॉन क्या आ गया z स्क्वायर, ये हमें पूछ सकता है। फिर आपसे पूछे इस साइकिल के दौरान, इस चक्कर के दौरान इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा 1/t, तो इसका हाफ कर देना। समझ में आ रहा है, क्लियर, ठीक है बच्चों। और एक चीज और ध्यान रखना, क्या, अब बच्चों देखो एक्साइटेड स्टेट की बात करें, आपसे बोले दो वर्ड देगा बार बार, एक तो क्या बोलेगा ग्राउंड स्टेट, मैंने क्या कहा ग्राउंड स्टेट यानी आद्य अवस्था या मिनिमम एनर्जी लेवल, तो ध्यान रखना ग्राउंड स्टेट बोले, आद्य अवस्था बोले या मिनिमम एनर्जी लेवल, इन सब का मतलब क्या होता है फर्स्ट सेल। मैंने क्या कहा ग्राउंड स्टेट बोले या फिर मिनिमम एनर्जी लेवल, तो बच्चों ध्यान रखना क्या कहेंगे, आपसे बोले क्या ग्राउंड स्टेट या फिर बोले मिनिमम एनर्जी लेवल, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट सेल की बात कर रहा है। बात समझ में आई क्या, आद्य अवस्था न्यूनतम ऊर्जा स्तर, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है फर्स्ट सेल, क्योंकि ग्राउंड स्टेट बोले और सबसे कम एनर्जी किसकी होती है फर्स्ट सेल की ही होती है। अरे हाइड्रोजन की अपने बात भी की थी बेटा, देखो कैसे -13.6 सेकंड की -3.4, थर्ड की कितनी -1.51, लास्ट में करते करते जीरो हो जाती है। तो हमें पता है देखो क्या होगा -13.6 से इनफाइनाइट की जीरो चली जाती है, यानी माइनस से जीरो की तरफ जा रहा है। अरे बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब बढ़ रहा है, तो फर्स्ट वाली सबसे कम, आ गया समझ में। तो मिनिमम एनर्जी लेवल बोला मतलब फर्स्ट सेल की बात कर रहा है, क्लियर, ठीक है बेटा। एक आपसे क्या बोलेगा एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट अगर बोले तो ध्यान रखना बेटा एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, अदर देन, क्या कहा अदर देन फर्स्ट सेल, यानी फर्स्ट सेल के अलावा कोई अन्य सेल। बात समझ में आई क्या, मैंने क्या कहा अदर देन का मतलब बच्चों क्या फर्स्ट के अलावा और कोई सी भी हो सकती है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, तो वो डिपेंड करेगा कौन सी एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है। अगर जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला है तो मतलब सेकंड में है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला है मतलब थर्ड में है, लेकिन एक बात श्योर है अगर एक्साइटेड बोला है तो फर्स्ट में तो नहीं है। आ गया समझ में, ये वर्डिंग आएगी, इनका जरूर ध्यान रखना बच्चों, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट इनका मीनिंग क्या होता है, क्लियर। स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट, फिर जानते हैं। बात समझ में आई बेटा यहां तक, यस और नो। चलिए एक बच्चों एक वर्ड जरूर और ध्यान रखना बेटा, क्या यहाँ पर एक वर्ड आएगा बेटा, क्या कंप्लीटली सेपरेशन, क्या कहा कंप्लीटली सेपरेशन, इसका मीनिंग क्या होगा बेटा, कंप्लीटली सेपरेशन का मतलब क्या फाइनली इन इनफाइनाइट सेल, यानी क्या कहा
फाइनली इन इनफाइनाइट सेल और ऑर्बिट, क्या कहा, यानी इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में भेज देना फाइनली, यानी परिणामी रूप से क्या होगा बच्चों, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यानी फाइनली क्या होगा, इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में चला गया। कहने का मतलब क्या है, जहां पर भी कंप्लीटली सेपरेशन, पूर्णतः पृथक्करण, यानी माथापच्ची खत्म, फर्स्ट से सेकंड में भेज दो, सेकंड से थर्ड में भेज दो, अलग अलग नहीं, कंप्लीटली सेपरेशन, पूर्णतः पृथक्करण, यानी फाइनली क्या, चाहे फर्स्ट में था, चाहे सेकंड में था, चाहे थर्ड में था, चाहे फोर्थ में था, फाइनली उसे कहाँ भेज दिया, अनंत वाली कोश या कक्षा में भेज दिया, इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में भेज दिया है। तो जब भी आपसे बोले बेटा इसका मतलब क्या है, यानी इनफाइनाइट एंड कंप्लीटली सेपरेशन करना, इसका मतलब उसे फाइनली कहाँ भेजना है बेटा, इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में भेजना है। और इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में भेजना है तो एनर्जी इक्वल टू कितनी होगी, 0, यानी फाइनली उसकी एनर्जी कितनी कर देना, 0 कर देना। मेरा कहने का मतलब क्या, कंप्लीटली सेपरेशन, यानी इनडायरेक्टली बोल रहा है उसे इनफाइनाइट सेल में भेज दो, इनफाइनाइट सेल में भेज दो मतलब क्या है, पहले चाहे एनर्जी कुछ भी हो, फाइनली उसकी एनर्जी कितनी, 0 कर देना। आ गया समझ में, क्लियर। तो ये चीज और ध्यान रखना, कैसे करना है, क्या करना है, क्लियर। चलो बेटा उदाहरण दे, चलो अब बच्चों देखो 2-3 एनर्जी आती है बेटा जिनका बार बार यूज होता है, क्या, आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। बच्चा रटता है और कंफ्यूज भी बहुत ही आसानी से होता है। ओके चलो बेटा देखते हैं, मैंने क्या कहा, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है समझते हैं बेटा। आयनाइजेशन एनर्जी, इसे आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल देता है कई बार। आयनाइजेशन एनर्जी देखो फॉर्मूला क्या होता है वो बाद की बात है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या, किसी इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी लेवल से कंप्लीटली सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। देखो वर्डिंग में ही लफड़ा है, मैंने क्या कहा, किसी इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी लेवल से न्यूनतम ऊर्जा स्तर से कंप्लीटली सेपरेट करने के लिए, इसका मतलब उसे इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में भेजने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, शॉर्ट में बोलते हैं आईई। समझ में आ रहा है बच्चों, मैंने क्या कहा, देखो एग्जांपल से इस बात को समझो। फॉर एग्जांपल जैसे ये मान लो न्यूक्लियस है, क्लियर, ये न्यूक्लियस है बेटा, ये फर्स्ट सेल है, थर्ड है, सेकंड है, ये इनफाइनाइट वाली है, क्लियर। ठीक है बच्चों, अब क्या कहेंगे, अब जो भी इनकी एनर्जी है बच्चों, ये मान लो जैसे फर्स्ट है, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, ये इनफाइनाइट हो गई, क्लियर। इसकी एनर्जी, अब देखो इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, मिनिमम सेल या ऑर्बिट से कंप्लीटली सेपरेट करने के लिए, तो मिनिमम सेल या ऑर्बिट की बात कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट सेल में होना चाहिए। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट सेल में है और कंप्लीटली सेपरेट करना है तो इसका मतलब उसे कहाँ भेजना है, फर्स्ट से इसे कहाँ भेजना है बेटा, लास्ट वाली में भेजना है, इनफाइनाइट वाली में। आ गया समझ में, तो सीधी सी बात है बेटा, फाइनली मुझे क्या करना है, अगर मुझे फर्स्ट से क्या करना है, इनफाइनाइट वाली में भेजना है, तो बीच का जो एनर्जी गैप है इसके बराबर एनर्जी दे दूंगा। तो ये बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा नहीं आएगा, यस और नो। अरे फिलहाल यहाँ पर है, फिलहाल यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, फिलहाल यहाँ पर है तो क्या होगा, इसकी एनर्जी इसके बराबर है और मुझे भेजना यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बीच का गैप बच गया, अगर इतनी एनर्जी मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, आएगा बच्चों। अरे सीधी सी बात है, नीट में मान लो स्कोर आपका 70% हो गया, क्लियर। सपोज करो किसी बच्चे का 70% आपका तो नहीं हो, ऐसा ना हो बता। देखो किसी बच्चे का मान लो 70% स्कोर है, अब नीट की कट ऑफ मान लो 80% है, इसका मतलब फिलहाल जहाँ है कहाँ होगा, या तो कोचिंग में होगा या घर पे होगा बच्चा। सीधी सी बात है, 70% में कट ऑफ है 80%, मतलब गैप कितना रह गया 10% का। इसका मतलब अगर मैं 10% उसे मार्क्स और दे दे, ऐड कर दे, तो सीधा मेडिकल कॉलेज में जाएगा नहीं जाएगा, यस और नो, यस बेटा। समझ में आ गया, मैंने क्या कहा, वही बात की है। आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या, मिनिमम से इनफाइनाइट में भेज देना, या फर्स्ट से इनफाइनाइट में भेज दो, तो फर्स्ट और इनफाइनाइट का जो बीच का एनर्जी गैप है उसके इक्वल एनर्जी दूंगा, तो इलेक्ट्रॉन ये बताओ यहाँ से यहाँ जाएगा नहीं जाएगा, और इसी को तो बोलते हैं इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, क्लियर। कैसे बेटा, देखो तो क्या लिखेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेंगे, E इनफाइनाइट माइनस E1, यस और नो। लास्ट वाली की एनर्जी और फर्स्ट वाली की एनर्जी, दोनों का डिफरेंस कर दूंगा, यही तो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, क्लियर। तो आयनाइजेशन एनर्जी और इनफाइनाइट तो मुझे पता ही है इसकी एनर्जी कितनी होती है, 0 माइनस E1, तो क्या करूंगा, आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस E1। मेरा कहने का मतलब क्या है, आपसे बोले इस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, तो बस क्या करो, उसके फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट कर लो और क्या उसका साइन अपोजिट कर दो बेटा।
उतनी एनर्जी देते ही उसकी एनर्जी फाइनली जीरो हो जाएगी और जीरो होते ही वो इनफाइनाइट में चला जाएगा और वहां से फर्स्ट सेल से इनफाइनाइट में जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वही तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। क्लियर? फॉर एग्जांपल आप कहोगे सर कैसे, तो जैसे हाइड्रोजन का फेमस एग्जांपल है, तो मुझे पता है बेटा इसकी फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर? आपसे बोले इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, तो फर्स्ट की एनर्जी का अपोजिट। क्लियर? फर्स्ट की एनर्जी का अपोजिट यानी माइनस तो है और ये फर्स्ट की एनर्जी है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो इसका अपोजिट कर दूं यानी क्या करूंगा, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हो गई इसकी आयनाइजेशन एनर्जी। क्या? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट सेल में है, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, तो उसकी एनर्जी कितनी है बेटा, -13.6 इतनी है इसके पास है। अगर मैं इतनी और दे दूंगा +13.6 तो -13.6 + 13.6 ऐड होकर कितना हो जाएगा, 0। फाइनल एनर्जी कितनी होगी, 0। और एनर्जी 0 होते ही कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट में। तो फर्स्ट सेल से इनफाइनाइट में भेजने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है। समझ में आ गया? क्लियर? को डाउट? ठीक है बेटा, ये अपनी बात है किसकी, आयनाइजेशन एनर्जी की। एक एनर्जी और देखते हैं बेटा, नंबर देखो नेक्स्ट देखते हैं बेटा किसकी, एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी या एक्साइटेशन पोटेंशियल भी बोल देता है इसे। एक्साइटेशन एनर्जी मतलब ई, एक्साइटेशन एनर्जी। क्लियर? एक्साइटेशन नाम से पता चल रहा है बेटा, क्या किसी इलेक्ट्रॉन को क्या एक्साइट करने के लिए मिनिमम एनर्जी लेवल से, अब सीधी सी बात है एक्साइट करना है तो फर्स्ट से आपको स्टार्ट करना है। मैंने क्या कहा, किसी इलेक्ट्रॉन को मिनिमम सेल या ऑर्बिट से किसी अदर सेल या ऑर्बिट में एक्साइट करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन को न्यूनतम ऊर्जा स्तर से किसी अन्य ऊर्जा स्तर में उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसकी एक्साइटेशन एनर्जी, उत्तेजन ऊर्जा बोली जाती है। क्लियर? तो मिनिमम एनर्जी लेवल बोला फर्स्ट है और हमें पता है एक्साइट होगा। एक्साइट का मैंने क्या कहा था, एक्साइट बोलते ही फर्स्ट के अलावा बाकी कोई सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा वो कितनी बार एक्साइट हुआ है, कितनी बार उत्तेजित हुआ है। क्लियर? ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो डायरेक्टली रटने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला कैसे, ये मान लो बेटा न्यूक्लियस है, कोई दिक्कत नहीं है, ये न्यूक्लियस इसके चारों तरफ ये सेल या ऑर्बिट हमने बना दी। क्लियर? ठीक है, ये बच्चों देखो फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, ये इनफाइनाइट वाली है। सपोज करो तो इसकी एनर्जी की बात करो, E1, E2, E3, ये इनफाइनाइट है बेटा। क्लियर? अब बच्चों देखो क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट सेल या ऑर्बिट से क्या किसी अदर सेल या ऑर्बिट, किसी एक्साइटेड यानी अदर सेल या ऑर्बिट में एक्साइट करना, उत्तेजित करना है। सपोज करो आपसे बोला जाए, देखो समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, जैसे ये बोले सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूं बेटा मैं, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, मैं समझने के लिए खाली एग्जांपल मैंने लिया है कि सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी बोले तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के 2 बार एक्साइट होने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब इसको 2 टाइम एक्साइट करना है, तो फर्स्ट टाइम एक्साइट होगा तो हमें पता है बेटा फर्स्ट से किस में आ जाएगा, सेकंड में आ गया, ये तो इसकी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। यस और नो? क्लियर? ठीक है, मुझे एक्साइटेशन एनर्जी सेकंड बोला है, इसका मतलब क्या, 2 टाइम एक्साइट करने के लिए अभी तक तो हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम ही एक्साइट किया है। अगर फर्स्ट टाइम और एक बार और एक्साइट कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये इसकी सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी होगी। मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है बच्चों? क्या कहा, फर्स्ट टाइम एक्साइट हुआ तो फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड टाइम एक्साइट हुआ तो सेकंड से थर्ड में आ गया है। समझ में आ रहा है? क्लियर? ठीक है बेटा, तो क्या कहेंगे, इसका मतलब 2 बार एक्साइट करने में फाइनली मुझे क्या करना पड़ा, फर्स्ट से कहाँ भेजना पड़ा, थर्ड में। इसका मतलब ये जो बीच का एनर्जी गैप है, अरे जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एनर्जी गैप है, इसको मैं एक्साइटेशन एनर्जी सेकंड बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ? यस और नो? इसका मतलब ये बीच का एनर्जी गैप किसके इक्वल होगा बेटा, थर्ड की एनर्जी माइनस फर्स्ट की एनर्जी। यस और नो? अरे समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा, फर्स्ट सेल से क्या किया, इसे 2 बार एक्साइट किया, तो फर्स्ट टाइम एक्साइट होने पर, उत्तेजित होने पर फर्स्ट से सेकंड में चला गया, और सेकंड टाइम हुआ तो सेकंड से थर्ड में चला गया, तो क्या होगा फाइनली, फर्स्ट से मुझे थर्ड में भेजना था, इसका मतलब तो थर्ड और फर्स्ट का जो बीच का एनर्जी गैप होगा वही तो क्या होगी, इसकी सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। क्लियर? ये तो मैंने सेकंड मान के एग्जांपल के लिए लिया है बच्चों, जरूरी है क्या मुझे सेकंड के लिए ही पूछे, मुझे nवें नंबर की पूछे, nवें नंबर के यानी nth एक्साइटेशन एनर्जी, यानी n टाइम एक्साइट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो सीधी सी बात है फर्स्ट से स्टार्ट करना है। फर्स्ट से स्टार्ट करके अगर मैं n टाइम एक्साइट करूंगा तो फाइनली कहाँ चला जाएगा, n+1 में। अरे याद है ना कैसे, 2 टाइम एक्साइट हुआ तो फाइनली कहाँ जा रहा है,
थर्ड में। वैसे n टाइम एक्साइट हुआ तो फाइनली कहाँ चला जाएगा, n+1 में, यानी जो भी n का नंबर होगा 1 2 3 4 उससे एक ज्यादा। क्लियर? तो क्या करेंगे, जो भी सेल है उससे एक ज्यादा वाले सेल की एनर्जी और माइनस फर्स्ट की एनर्जी, तो चाहे कोई सी भी एक्साइटेशन एनर्जी बोले ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर? मैंने क्या कहा, nवें नंबर की एक्साइटेशन एनर्जी पूछे तो आपको क्या करना है, एक तो उस एलिमेंट के लिए फर्स्ट सेल की एनर्जी कैलकुलेट कर लेना, एक उससे ज्यादा वाले सेल की, जैसे बोले सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी बताओ तो फर्स्ट की एनर्जी कैलकुलेट कर लो, और सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी बोला है तो एक थर्ड की एनर्जी कैलकुलेट कर लो। तो थर्ड की एनर्जी और फर्स्ट की एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी आ जाएगी। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो बेटा, एक एनर्जी कौन सी होती है बेटा, सेपरेशन एनर्जी। क्या कहा, सेपरेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी या सेपरेशन पोटेंशियल SE, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को किसी एक्साइटेड स्टेट से कंप्लीटली सेपरेट करने के लिए, क्या कहा, इलेक्ट्रॉन को किसी एक्साइटेड स्टेट से कंप्लीटली सेपरेट करना है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी वो उसकी सेपरेशन एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन को किसी उत्तेजित अवस्था से पूर्णतः पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसकी पृथक्करण ऊर्जा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, यानी किसी उत्तेजित अवस्था से, इसका मतलब एक बात तो श्योर है, उत्तेजित अवस्था बोला है मतलब फर्स्ट सेल में तो नहीं है, क्योंकि एक्साइटेड नाम आ जाए, उत्तेजित आ जाए, इसका मतलब फर्स्ट के अलावा बाकी दूसरी में हो सकता है, चाहे सेकंड में हो, चाहे थर्ड में हो, चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन फर्स्ट में तो नहीं होगा। क्लियर? तो समझते हैं बेटा, देखो इसका मतलब क्या होता है, कैसे हमें करना है समझना। ये अपने क्या किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये इनफाइनाइट, ठीक है। और ये मान लो बच्चों, देखो अब बात करें फॉर एग्जांपल, वही समझने के लिए मैंने बोला है सेपरेशन एनर्जी सेकंड है, मैंने क्या कहा, सेपरेशन एनर्जी सेकंड है बेटा। देखो अब क्या कहेंगे, तो सेपरेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को किसी एक्साइटेड स्टेट से कंप्लीटली सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन को किसी उत्तेजित अवस्था से पूर्णतः पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। क्लियर? तो देखो बेटा कैसे करेंगे, इसका मतलब सेकंड सेपरेशन एनर्जी बोला है, द्वितीय पृथक्करण ऊर्जा बोला है, इसका मतलब 2 बार पहले इसे एक्साइट करो। मैंने क्या कहा, यानी ग्राउंड स्टेट में था तो 2 बार पहले इसे एक्साइट करो, 2 बार एक्साइट होने के बाद जहां पर होगा वहां से मुझे कंप्लीटली सेपरेट करना पड़ेगा, और उसके लिए जो एनर्जी चाहिएगी वो होगी इसकी सेकंड सेपरेशन एनर्जी। क्लियर? कैसे, ग्राउंड स्टेट में था बेटा, फर्स्ट टाइम एक्साइट होगा तो हमें पता किस में आ गया, सेकंड में आ गया। क्लियर? अरे सेकंड सेपरेशन एनर्जी बोला है तो पहले 2 बार एक्साइट करो, वहां से मुझे सेपरेट करना है। क्लियर? ठीक है, सेकंड टाइम एक्साइट होगा तो कहां आ जाएगा बेटा, थर्ड में आ जाएगा, ये इसकी सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी है। अब मुझे क्या चाहिए, इसे कंप्लीटली सेपरेट करना है, 2 बार एक्साइट हुआ तो थर्ड में आ गया, अब थर्ड से कंप्लीटली सेपरेट करना है, पूर्णतः पृथक करना है, मतलब कहाँ भेजना है इसे, इनफाइनाइट में भेजना है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भेजने के लिए जो एनर्जी होगी वो उसकी सेपरेशन एनर्जी बोली जाएगी। यस और नो? बात समझ में आ रही है बेटा? इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर समझने के लिए जैसे सेकंड सेपरेशन एनर्जी बोली है तो सेकंड सेपरेशन एनर्जी का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को थर्ड सेल से इनफाइनाइट में मुझे भेजना है, इसका मतलब थर्ड और इनफाइनाइट सेल का जो बीच का एनर्जी गैप होगा उसकी वैल्यू ये बताओ, उसकी सेकंड सेपरेशन एनर्जी बोली जाएगी नहीं जाएगी, बोली जाएगी बेटा। क्लियर? इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, फाइनली क्या कह सकते हैं, ई इनफाइनाइट माइनस क्या करूंगा बेटा, ई क्या करना है यहाँ पर, थर्ड। समझ में आ रहा है? क्योंकि सेकंड एक्साइटेड स्टेट से मैं इसे सेपरेट करूंगा, क्या कहा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट से इसे सेपरेट करूंगा, कंप्लीटली सेपरेट करूंगा, तो पहले 2 बार इसे एक्साइट करो, 2 बार एक्साइट करेंगे, उत्तेजित करेंगे तो थर्ड में चला गया, और थर्ड से फिर क्या करूंगा, इनफाइनाइट में भेजूंगा, तो थर्ड और इनफाइनाइट का बीच का जो एनर्जी गैप होगा वो क्या होगा, इसकी सेकंड सेपरेशन एनर्जी। क्लियर? तो यहां से क्या लिखेंगे, SE2, हमें पता है इनफाइनाइट की तो कितनी होती है एनर्जी, 0, तो 0 माइनस E3। क्लियर? तो क्या लिखेंगे बेटा, सेकंड सेपरेशन एनर्जी फाइनली क्या आ गई, माइनस E3। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये तो जैसे सेकंड का हमने एग्जांपल लिया उसके लिए आया है। क्लियर? जरूरी है क्या सेकंड सेपरेशन एनर्जी ही पूछे, हमें कोई सी भी पूछ सकता है, सेपरेशन एनर्जी nवें नंबर की पूछे तो क्या करेंगे, एक इससे देखो सेकंड सेपरेशन एनर्जी चाहिए थी तो उससे ज्यादा वाली, एक ज्यादा वाली सेल की एनर्जी और साइन अपोजिट। क्लियर? तो वैसे क्या करेंगे, nवें नंबर की है तो मैं क्या लिख सकता हूँ,
n+1वें सेल की एनर्जी और इसका साइन क्या कर दो, अपोजिट कर दो बेटा। मैंने क्या कहा, ये आ जाएगी क्या, उसकी nवें सेल की सेपरेशन एनर्जी। समझ में आया कैसे किया, यस और नो, क्लियर, यहाँ तक बात ठीक है बेटा, कोई डाउट? फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा, आगे बढ़ते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड मुकेश, युवराज, मुकेश, वेरी गुड। और कोई डाउट बाकी किसी बच्चे को? चलो बेटा, बात समझ में आ गई? अरे बुझाने दे क्या, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये बच्चों कंफ्यूज करने के लिए देखो कई सारी एनर्जी दे देगा, इन सब पे क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना ये कैसे होगा वो कैसे होगा, लेकिन करना कैसे है रटने की बजाय, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों। ओके चलो, तो ये तो बात करते हैं बेटा कैसे करना है, क्या करना है, क्लियर, यहाँ तक बात ठीक है। चलो बेटा, ये तो अपनी से बोर मॉडल की बात की, तो बोर मॉडल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, नोट लगाए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जिन पे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने बताए हैं, लेकिन अब बात करें इसके ड्रॉबैक की, ठीक है, यानी ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल। बच्चा कहेगा सर ड्रॉबैक यानी बोर मॉडल की कमियां, बच्चा कहेगा सर इसमें भी कमी आ गई क्या, तो मैंने क्या कहा था बेटा, परफेक्ट कोई नहीं है, आप में, मुझ में, शाहरुख खान में, सब में कोई न कोई कमी है। तो देखो बोर साहब में भी कुछ ना कुछ कमी थी बेटा। ओके कैसे, देखो सबसे बड़ी कमी तो क्या थी, लेकिन बच्चों देखो बोर ने क्या कहा था, बोर ने जैसे एक हाइड्रोजन का एग्जांपल लेके बताया था, वैसे ही उसने कहा अदर एलिमेंट के लिए भी मान सकते हो कि फर्स्ट सेल है उस एलिमेंट के लिए फर्स्ट की एनर्जी फिक्स, ठीक है, अदर एलिमेंट की बात करें तो उसके लिए सेकंड की एनर्जी, सो उस एलिमेंट की बात करें, उस तत्व की बात करें तो सेकंड की है तो सेकंड की फिक्स, थर्ड की है तो उसके थर्ड की भी फिक्स। कहने का मतलब क्या है, जैसे हाइड्रोजन के लिए बोला तो फर्स्ट की इन्होंने कहा -13.6 तो फिक्स है, सेकंड की -3.4 तो फिक्स है, थर्ड की -1.51 तो फिक्स है। तो वैसे ही जैसे मान लो हीलियम की मैं बात करूं, हीलियम की बात करें, मान लो फर्स्ट की मैं मान रहा हूँ -10 किलो जूल सपोज करो, सेकंड की बात कर रहा हूँ -20, थर्ड की बात कर रहा हूँ -30। तो कहने का मतलब क्या, हीलियम बोला अगर उसकी फर्स्ट सेल की -10 किलो जूल है तो वही रहेगी, सेकंड की -20 है तो वही रहेगी, थर्ड की -30 है तो वही रहेगी, क्लियर। लेकिन साइंटिस्ट के दिमाग में क्या आया, साइंटिस्ट ने पूछा कि सर 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 ये बताइए, बोर साहब ये बताइए, बोर साहब ये बताइए कैसे, सर आपने कहा कि कोई भी एलिमेंट होता है, देखो पहला ड्रॉबैक था क्या था, देखो कैसे, साइंटिस्ट ने क्या पूछा कि सर आपने कहा कि कोई भी एलिमेंट होता है, अगर एलिमेंट सेम है, तत्व समान है, तो उसकी एक सेल या ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स रहेगी, एक की मतलब फर्स्ट तो फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड, थर्ड है तो थर्ड, क्लियर, ठीक है। लेकिन बाकी साइंटिस्ट ने पूछा कि सर ये बताइए, आपने कहा कि कोई एलिमेंट होता है उसके किसी डेफिनेट निश्चित सेल या ऑर्बिट कोश या कक्षा की एनर्जी या ऊर्जा फिक्स रहेगी, क्लियर। तो सपोज करो, मान लो मैं कोई ऐसा एलिमेंट ले लूं जिसकी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड में मान लो कई सारे इलेक्ट्रॉन है, मान लो 4 5 6 7 जो भी है बेटा, कई सारे इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए हैं, क्लियर, ठीक है। अब बच्चा क्या करे, जैसे मान लो साइंटिस्ट ने क्या कहा, समझना इस बात को कि सर आपने कहा कि जैसे मान लो फर्स्ट सेल की एनर्जी आपके अकॉर्डिंग मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, सपोज करो, क्लियर, ये -10 होगी, और सेकंड की जो एनर्जी है वो सपोज करो इसके लिए -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्लियर। कोई भी एलिमेंट है अपनी चॉइस से कोई सा मान लो, जैसे XYZ कुछ भी मान लो। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा, आपके अकॉर्डिंग अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो फर्स्ट सेल की एनर्जी -10 है तो -10 ही होनी चाहिए, सेकंड की -5 है तो -5 ही होनी चाहिए। लेकिन ये बताओ अगर कई सारे इलेक्ट्रॉन अगर है, कई सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये बताओ उनमें रिपल्सन फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, यस और नो। और अगर इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन फोर्स लगेगा तो ये बताओ उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी नहीं होगी, अरे ये इसको रिपेल कर रहा है, 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 अपन भी वॉल पे या किसी बॉक्स पर या किसी सामान पर क्या फोर्स लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, तो हमारी एनर्जी लॉस होता नहीं होता, तभी तो थकान हो जाती है बेटा, तभी फिर अगले 2 दिन तक सोते हैं, अरे होता नहीं होता, होता है बच्चों। एक्चुअल में क्या, यही बात इन्होंने पूछी कि सर आपने कहा कि किसी एलिमेंट के लिए किसी सेल या ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होगी, लेकिन इसमें कई सारे अगर इलेक्ट्रॉन हो तो उनमें रिपल्सन की वजह से एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा तो फिर किसी सेल की एनर्जी फिक्स कहाँ से रह गई, कैसे। आपने जैसे कहा कि सेकंड सेल की एनर्जी मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब सेकंड सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी यही होगी,
और अगर इनमें रिपल्सन होता गया तो इनकी एनर्जी लॉस होती जाएगी, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिक्स कैसे रहेगा। लेकिन बोर तो बोर था, आपको पता है। बोर ने कहा बकवास बंद करो। मैंने क्या कहा, मैंने ये बोला क्या कि मेरा एक्सपेरिमेंट सभी के लिए काम में ले सकते हो? नो, मैंने क्या कहा था कि मेरा मॉडल जो है, इसका मतलब है आपकी दिक्कत यही तो है कि सर कई सारे इलेक्ट्रॉन है तो उनमें रिपल्सन होगा, ये होगा वो होगा। बोर ने कहा कि बकवास बंद करो। मैंने कब बोला कि मेरा मॉडल जो है, ये मेरा कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए अप्लाई करो। बोर ने क्या किया, ऐसे ही बुझान दिया पेपर पे। और बोर ने क्या कहा, अब बताओ कोई रिपल्सन की दिक्कत है क्या? साइंटिस्ट ने कहा नहीं। तो कहा खड़े हो और भाग जाओ यहाँ से। बात समझ में आई क्या? मेरा कहने का मतलब क्या है? बोर ने क्या कहा कि जरूरी नहीं है मेरा कॉन्सेप्ट हर किसी एलिमेंट के लिए, हर किसी तत्व के लिए काम में लो, सिर्फ उस तत्व के लिए काम में लेना है, उस एलिमेंट के लिए यूज करना है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ताकि आपके का की को यानी रिपल्सन वाली कोई माथापच्ची नहीं हो। आया समझ में? क्लियर? तो कहने का मतलब क्या बेटा, मजाक में कही गई बात जरूर है, लेकिन याद क्या रखना है, बोर मॉडल, इसका रीजन भी यही है जो मैंने हंसी मजाक में बताया। क्या बोर मॉडल क्या होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए अप्लाई होता है, यानी ऐसी स्पीशीज के लिए अप्लाई होगा, ऐसे एलिमेंट्स के लिए होगा जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, एक इलेक्ट्रॉन हो जिससे कोई रिपल्सन वगैरह का लफड़ा नहीं रहे और एनर्जी फिक्स हो जाए। क्लियर? ठीक है बेटा, एक तो ये ध्यान रखना ड्रॉबैक। क्लियर? यानी सभी के लिए यूज नहीं कर सकते। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हीलियम की बात करिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन +1 कर दूं तो 2 में से एक लॉस कर देगा, एक ही बच गया। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम की बात करिए, 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन +2 कर दूं तो हमें पता है 3 में से 2 चले गए, एक इलेक्ट्रॉन बचा या नहीं बचा? बच गया बच्चों। बात समझ में आ गई? क्लियर? एक कंडीशन तो ये हो गई। क्लियर? ठीक है बेटा, एक क्या कहेंगे, ये क्लासिकल मॉडल है, पुराना कॉन्सेप्ट है, इसने बीच में क्वांटम थ्योरी को भी यूज किया कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लोअर से हायर या हायर से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एनर्जी का एक्सचेंज करता नहीं करता, या तो लॉस करता या गेन करता है। और ये जो एनर्जी का लॉस या गेन होता है ये फोटोन की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इन्हें प्लांक थ्योरी को भी इंक्लूड कर लिया, लेकिन क्यों इंक्लूड किया इसका कोई यानी सॉलिड रीजन इन्होंने नहीं बताया, ठोस कारण कठोर कारण नहीं बताया। क्लियर? चलो बेटा, एक आपको याद है तो इन्होंने कहा था क्या, इलेक्ट्रॉन उन्हीं सेल या ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है रे? एंगुलर मोमेंटम nh/2π होता है। यस और नो? लेकिन ये h/2π इन्होंने क्यों यूज किया, इसका भी ये कोई रीजन नहीं बता सके। समझ में आ गया? क्लियर? इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एक इन्होंने क्या कहा, आगे बच्चों जो क्या स्पेक्ट्रम लाइन्स हम पढ़ेंगे, क्या कहा, स्पेक्ट्रम क्या होता है और कैसे होता है। स्पेक्ट्रम लाइंस का मतलब क्या, यहाँ पर नाम आ गया, थोड़ा हिंट बता रहा हूँ। स्पेक्ट्रम लाइंस क्या, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सेल या ऑर्बिट में जब चेंज करता है, कोश या कक्षा में परिवर्तन करता है तो एनर्जी का एक्सचेंज करता है, ऊर्जा का आदान प्रदान करेगा। ये जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है फोटोन की फॉर्म में होता है, और फोटोन हमें पता वेव की फॉर्म में, तरंगों के रूप में तो आता है बेटा। मैंने क्या कहा था, मैक्सवेल ने क्या कहा, एक सबस्टांस से दूसरे सबस्टांस तक एनर्जी का जो आदान प्रदान होगा, ट्रांसफर होगा, वो वेव की फॉर्म में होता है, तरंगों के रूप में होता है। यस और नो? कोई वेव है तो उसकी वेवलेंथ भी होगी या नहीं होगी? होगी। और वेवलेंथ होगी तो हर वेवलेंथ का एक स्पेसिफिक कलर होता नहीं होता, विबग्योर, ध्यान है ना, अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग कलर होता है। क्लियर? तो यही बात इनसे पूछी गई। क्या इन्होंने स्पेक्ट्रम लाइन, जैसे आगे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे डिटेल से, उसमें क्या कहा, स्पेक्ट्रम लाइन का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन जब सेल या ऑर्बिट में चेंज करता है तो क्या करता है, एनर्जी का एक्सचेंज करेगा। ये एनर्जी एक्सचेंज होती है वेव की फॉर्म में, वेव के रूप में, और वेव की फॉर्म में होता है तो हर वेव की एक वेवलेंथ होती है जिसका स्पेसिफिक कलर होता है। इस वजह से क्या होता है, कई सारी कलर लाइन यानी रंगीन रेखाएं, पट्टियां प्राप्त होती है जिनको स्पेक्ट्रम लाइंस कहते हैं। आ गया समझ में? क्लियर? चलो बेटा, आगे इसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो ये जो स्पेक्ट्रम लाइन है आगे कई सारी स्पेक्ट्रम लाइन में डिवाइड होती है, और क्यों होती है इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्लियर? ठीक है बेटा, एक क्या कहेंगे, दो चीज आएगी बेटा, एक तो आएगा बेटा क्या, जीमान इफेक्ट, ठीक है, एक तो क्या आएगा, जीमान इफेक्ट, एक आएगा बेटा स्टार्क इफेक्ट। क्या कहा, जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। तो इनसे पूछा गया जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। तो बच्चों देखो, ये साइंटिस्ट के नाम पे दिए गए थे। क्या, जो जीमान साइंटिस्ट थे इन्होंने इस बात को एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन किया, क्या कि जो स्पेक्ट्रम लाइंस होती है उसको जब मैग्नेटिक फील्ड से पास किया जाए तो उनकी स्प्लिटिंग होती है, यानी डिवाइडेशन होता है, वर्गीकरण होता है। ठीक है, क्या कहा, कुछ बच्चों क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो कुछ क्या होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, एन और एस पोल होते हैं। तो जो स्पेक्ट्रम लाइन को पास करते हैं तो क्या होता है, कुछ एन पोल की तरफ, कुछ एस पोल की तरफ क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है, डिवाइडेशन होता है।
ये क्यों होता है, इस बात को ये बोर मॉडल यानी बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्लियर, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे दिया जीमान इफेक्ट। क्लियर, चलो बेटा स्टार्क ने क्या कहा, अगर यही बात है मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा हो सकता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा हो सकता है। तो इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो क्या किया, जब स्पेक्ट्रम लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया तो उसमें भी क्या होता है बेटा, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव की तरफ डिवाइड हो जाती है, यानी क्या हो जाती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। लेकिन ये सब क्यों होता है, इस बात को बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो क्या कहेंगे, ये जीमान इफेक्ट और स्टार इफेक्ट को क्या करता है, यानी एक्सप्लेन नहीं करता। बेटा समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो, ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लोगे क्या। चलो बेटा, तो ये तो अपने बात की बेटा कंप्लीट डिस्कशन किया बोर मॉडल का, समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा, तो बोर मॉडल की अपने बात की है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन बैंक में जो मिले बोर मॉडल के सारे क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेना, क्लियर। चलो फोर्थ मॉडल पर आते हैं बेटा, सोमरफेल्ड मॉडल। क्या कहा, सोमरफेल्ड मॉडल क्या होता है, सोमरफेल्ड मॉडल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये ध्यान रखना। एक तो क्या, बोर ने तो जैसे क्या कहा था बच्चों कि ये जैसे न्यूक्लियस है, क्लियर, न्यूक्लियस के चारों तरफ का क्या होता है, जो एरिया होता है, इसको इन्होंने क्या कहा था, बोर ने सेल या ऑर्बिट बोला था, यस और नो। अरे बोर ने तो इनको क्या बोला था बेटा, सेल या ऑर्बिट, ठीक है, सेल या ऑर्बिट होता है। लेकिन सोमरफेल्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन सेल या ऑर्बिट में नहीं होता, सेल या ऑर्बिट के अंदर क्या और भी छोटे छोटे एरिया होते हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन वहां प्रेजेंट होता है। मैंने क्या कहा कि सेल या ऑर्बिट में हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसके अंदर भी क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। कैसे, जैसे मान लो ये डिवाइडेशन है, ये डिवाइडेशन है, इस टाइप से इन्होंने कहा ये डिवाइडेशन होता है। इसको इन्होंने क्या नाम दिया, सब सेल नाम दिया, यानी उपकोष। बात समझ में आई क्या। तो इन्होंने क्या कहा, यानी सबसे पहले सब सेल का आइडिया सोमरफेल्ड ने दिया था कि सेल या ऑर्बिट का वो एरिया, उसके अंदर सेल या ऑर्बिट के अंदर जो एरिया होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सब सेल। इन्होंने फर्स्ट टाइम नाम दिया, क्लियर। तो कहने का कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, देखो बेसिक सी बात, इस पर एक ही क्वेश्चन बनता है, वो भी क्या होता है, बोर ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग करता है, वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, यानी जब चक्कर लगाता है तो अगर n सेल है, nवां ऊर्जा स्तर है, तो उसमें क्या होंगे, टोटल n चक्कर होंगे, n पाथ होंगे, एक सर्कुलर होगा बाकी एलिप्टिकल होंगे, एक वर्ताकार होगा बाकी सारे कैसे होंगे, दीर्घ वर्ताकार होंगे। समझ में आ गया बेटा, यानी क्या कहा, वन, यानी ओनली एक तो क्या होगा, वन तो इन्होंने क्या कहा बच्चों, सर्कुलर होगा, यानी एक तो सर्कुलर होगा, रिमेनिंग बाकी जो भी बच गए जितने भी हो बेटा, रिमेनिंग क्या होंगे, एलिप्टिकल, ठीक है, यानी अंडाकार या दीर्घवर्ताकार होंगे बेटा, बाकी कैसे होंगे, एलिप्टिकल पाथ होंगे। एक यानी फर्स्ट पाथ तो कैसा होगा, सर्कुलर, और बाकी कैसे होंगे, एलिप्टिकल पाथ होंगे। ओके, क्या कहा, nth एनर्जी लेवल, यानी एनर्जी लेवल कितना है बेटा, nth एनर्जी लेवल, यानी nवां ऊर्जा स्तर है, nth एनर्जी लेवल है। तो इन्होंने क्या कहा, इसमें टोटल सबसेल भी कितने होंगे, n सबसेल होंगे, टोटल सबसेल भी कितने होंगे, n सबसेल होंगे। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बच्चों आगे अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, नहीं ऑर्बिट वगैरह बताऊंगा, उसमें s,p,d,f वगैरह आएगा, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट सेल होता है, फर्स्ट सेल या ऑर्बिट में सबसेल भी कितना होता है, s,p,d,f जो है वो सबसेल है बेटा। अपन कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, 1s, कभी 1 पे आता है क्या, नहीं, फर्स्ट सेल में एक ही सबसेल, क्लियर। फिर आता है सेकंड सेल में 2s 2p, s और p, n अगर 2 है तो सबसेल भी 2, s और p आ गया समझ में। थर्ड सेल की बात करें 3s 3p 3d एंड spd, 3 सबसेल आ गए। फोर्थ सेल की बात करें spdf, आता नहीं आता, आता है बच्चों, वो डिटेल से अपन आगे पढ़ेंगे ऑर्बिटल में, क्लियर। तो इन्होंने क्या कहा, nth एनर्जी लेवल है तो n ही क्या होगा, सबसेल होगा। तो इसमें सर्कुलर पाथ कितना होगा, यानी सर्कुलर पाथ की अगर बात करें तो सर्कुलर पाथ मैंने क्या कहा, एक सर्कुलर पाथ होगा। बाकी एलिप्टिकल पाथ की अगर बात करें तो एलिप्टिकल यानी दीर्घवर्ताकार कितने होंगे बेटा, दीर्घवर्ताकार कितने हो जाएंगे, टोटल n में से एक घटा दे, माइनस कर दे, बाकी जो बच गए वो सारे कैसे होंगे, एलिप्टिकल होंगे। समझ में आ गया बेटा, क्लियर। बस सोमरफेल्ड मॉडल में इससे ज्यादा कुछ भी जरूरत नहीं है। आ गया बच्चों समझ में, यस और नो। और यहाँ तक कोई डाउट है क्या, कोई भी डाउट बेटा, बात समझ में आ गई, ओके सर, वेरी गुड, ठीक है बेटा। तो ये अपने बात की बेटा अपना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बोर मॉडल का, क्लियर। अब जो आपको क्वेश्चन बैंक सेंड किया था बेटा, बोर मॉडल तक के क्वेश्चन है
सोल्व कर लेना बेटा, ठीक है। चलो बेटा, तो बोर मॉडल क्वेश्चन सोल्व कर लेना, कोई डाउट हो डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में अपने स्टार्ट करेंगे जो नंबर 5 वाला मॉडल है बेटा अपना, क्वांटम मॉडल या वेव मैकेनिकल थ्योरी, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट लेक्चर में उसे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक रिवाइज करके क्वेश्चन सोल्व कर लेना। ओके, बाय।